नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो जेपीएससी प्री टारगेट को लेकर के मैंने करंट अफेयर का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था और आज हमारा क्लास नंबर 4 होगा। अभी तक हमने जो क्लास नंबर 3 तक जितने भी अपॉइंटमेंट थे, अपॉइंटमेंट में बात कर ले तो नेशनल अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट और जितने सीईओ जो लेटेस्ट चुने गए थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। और आज की वीडियो से और यहाँ की ये तीनों वीडियो से एक सवाल और आज की वीडियो से एक सवाल, मतलब आज की क्या कौन सी वीडियो है आपने देख लिया होगा थंबनेल, बजट। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से तो आपका एक सवाल फिक्स होगा ही होगा। मतलब अभी तक हमने 2 सवाल कंप्लीट कर लिए करंट अफेयर में, 2 दूनी 4 मार्क्स। अब देखिए बजट में मैं अभी जो डिस्कशन करूंगा पूरा करंट अफेयर को लेकर के चलूंगा, क्योंकि 2021-22 का जो बजट था इसको ही तैयार करने में मुझे 6 से 7 पेज, मतलब 7 पेज मुझे लग गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारा चीज़ अभी हमें आपको डिस्कशन भी करने हैं, पूरे सारे जितने भी मतलब कौन से स्कीम में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं सरकार के द्वारा, अभी जो भी घाटा है, चाहे फिजिकल डिफिशिट की बात करें, रेवेन्यू डिफिशिट की बात करेंगे या फिर हम प्राइमरी डिफिशिट के बारे में बात करेंगे, जो भी घाटा है वहाँ पे कितनी घाटा सरकार की हुई है, जीडीपी का कितना परसेंट अभी सरकार का जो लक्ष्य है, वो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा और इकोनॉमिक्स में आपके बजट के सारे टर्मिनोलॉजी आपके क्लियर होंगे। बट मैं कोशिश करूंगा आपको सारा कुछ क्लियर कराने का, और जो करंट अफेयर है उसको भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बजट को स्टार्ट हम ऐसे नहीं करेंगे, सबसे पहले बजट के कुछ फैक्ट हैं उसको आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि बजट होता क्या है। देखिए बजट का मतलब क्या है, इस बजट के अर्थ को समझिए। बजट का मतलब होता है कि एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा जो भी सरकार को जो भी इनकम हुआ है और सरकार के द्वारा जो खर्च किया गया उसे हम कहते हैं बजट, ठीक है। मतलब क्या, जैसे कि आप हो, ठीक है, आप जो है बाहर पढ़ाई करने के लिए गए, ठीक है, और आपके पिताजी ने आपको कुछ पैसे दिए हैं 5000 रुपये। तो एक महीने का जो है पापा क्या करेंगे, आपसे क्या करेंगे, उसका लेखा जोखा मांगेंगे कि आपने कहाँ पे खर्च किया। आपकी इनकम तो हो गई 5000 की, ये तो क्लियर है, बट आप इसका एक्सपेंडिचर, आपने इसको कहाँ कहाँ खर्च किया है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा आपको अपने पिताजी को। तो ये जो डिटेल देना और इस एक महीने के अंदर आप, मतलब इस एक मंथ का डिटेल देना, ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। लेकिन ये एक महीने का दिया है, बट यहाँ पे जो सरकार देती है क्या, वो एक साल की डिटेल देती है कि उसको कितनी इनकम हुई है सरकार को और उसने कितना खर्च किया है आपके ऊपर में, ठीक है। मतलब आपके वेलफेयर के लिए सरकार कितनी खर्च कर रही है और सरकार को कितना इनकम हुआ है, वो पूरा का पूरा जो लेखा जोखा होता है, जो पूरा डिटेल जो दिया जाता है, उसको ही हम कहते हैं बजट। तो सिंपल सा कह ले, बजट का मतलब क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। पूरा का पूरा वित्तीय विवरण मतलब वार्षिक यानी कि ईयरली, मतलब एक साल में कितना खर्च हुआ है और कितना इनकम हुआ सरकार का, वो पूरा का पूरा उसका डिटेल देना ही क्या होता है, बजट कहलाता है। ये तो क्लियर हो गया। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, बजट का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है आपके संविधान में, ठीक है। आप संविधान जब भी आप खोलोगे आप, तो आपको कहीं भी बजट की चर्चा नहीं की गई है। लेकिन हमारा आर्टिकल 112, अभी याद रखिएगा ये आर्टिकल 112। चलिए मुझे ये बता सकते हैं कोई कि जीएसटी का आर्टिकल, जीएसटी का जो प्रावधान किया गया था किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल मुझे बताकर कमेंट करिए 279, ठीक है। और अगर हम यही आपसे पूछ लें कि जो लागू किया गया था, कौन से संविधान को संशोधन किया गया था, तो 122वां संविधान संशोधन था। तो भाई ये सब चीज़ें बड़े ही मतलब फैक्ट क्वेश्चन है जो आपके बनेंगे एग्जाम में। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आपके कि बजट की चर्चा आपके संविधान में नहीं की गई है, ना ही संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन हमारा आर्टिकल 112 जो है, आर्टिकल 112 क्या कहता है कि सरकार जो है प्रत्येक वर्ष, ईच ईयर, ठीक है, ईच ईयर सरकार को क्या करना पड़ेगा, वित्तीय लेखा जोखा प्रस्तुत करना पड़ेगा। मतलब क्या कि सरकार को कितना आय हुआ है और सरकार ने कितना खर्च किया है, इसका विवरण सरकार को देना पड़ेगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बजट का नाम दे देते हैं। अगर हम इसके हिस्ट्री में और थोड़ा सा चले जाते हैं, तो सबसे पहले अगर बजट की बात कर लें तो इंग्लैंड में स्टार्ट किया गया था देना। इंग्लैंड के जो वित्त मंत्री, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, आप बजट कौन पेश करता है, तो वित्त मंत्री ही आपके जो होते हैं बजट पेश करते हैं। और अभी जो प्रेजेंटली अगर बात कर लें तो वित्त मंत्री आपके कौन है,
तो निर्मला सीतारमन, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी जो है आपके वित्त मंत्री है। और ये सेकंड, ये दूसरी, देखिए ये मैं जो बता रहा हूँ ना, एक एक आपका सवाल है, ये दूसरी महिला ऐसी है जो वित्त मंत्री बनी है, जो कौन है, महिला है। इससे पहले कौन थी, तो आपकी इंदिरा गांधी थी, ठीक है मेरे भाई। इंदिरा गांधी जो थी वो वित्त मंत्री थी, वो पहली महिला थी। पहली महिला जो वित्त मंत्री बनी थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी। और ये दूसरी निर्मला सीतारमन है जो दूसरी महिला है जो वित्त मंत्री बनी है, क्योंकि मोदी जी का टारगेट है जो हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री को क्या करना है, मिटाना भी है, और जो हिस्ट्री अगर पहले किया गया तो उसको भी रिपीट करना। तो मोदी जी आए, और मतलब कि इंदिरा गांधी के बाद सोच सकते हैं, इंदिरा गांधी के बाद कोई भी ऐसी महिला को वित्त मंत्री नहीं बनाया गया था, मतलब कोई भी लेडीज को वित्त संभालने का भार नहीं दिया गया था। लेकिन मोदी जी जैसे ही आए, तो मोदी जी आप समझ ही रहे हैं, मोदी जी होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो महिला थी, दूसरी महिला जो बनी आपकी निर्मला सीतारमन, उनको क्या किया गया, वित्त मंत्री बना दिया गया, ठीक है। तो ये फैक्ट आपका इधर कंप्लीट होता है। तो हम बात कर रहे थे बजट जो सबसे पहले लाया गया था वो इंग्लैंड के द्वारा लाया गया था। बजट जो लाया गया था वहाँ के वित्त मंत्री जो थे, ठीक है, उनका नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा कभी भी। तो वे जब आते थे बजट को लेकर के, तो एक चमड़े की थैली होती थी, ठीक है, जो चमड़े की जो थैली होती है उसके अंदर पूरा डॉक्यूमेंट होता था बजट को मतलब कि पूरा डिटेलिंग होता था कि कहाँ का कितना सरकार को इनकम हुआ है और सरकार कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, वो सारा डिटेल वहाँ पे होता था। तो वो जो चमड़े की थैली जो थी ना, वो जो फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में चमड़े की थैली को क्या कहा जाता है, ये याद रखना है आपको, बोगेट। मैं फिर अच्छे से लिख देता हूँ, बोगेट। जो चमड़े की जो थैली थी उसे हम क्या कहते हैं, बोगेट कहते हैं, ठीक है, बोगेट कहते हैं। ये बोगेट एक फ्रेंच भाषा का एक शब्द है, ठीक है, फ्रेंच एक वर्ड है, और इसी बोगेट से ही आपका बजट का उत्पत्ति हुआ है। ये जैसे ही वित्त मंत्री जब आते थे तो वो एक चमड़े की थैली हुआ करता था, और उस चमड़े की थैली में पूरा बजट रहता था, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट का पेपर वगैरह रहते थे कि सरकार की क्या इनकम है और सरकार की क्या खर्च है, वो पूरा चमड़े की थैली में रहते। तो फ्रांस में अगर हम उसमें जो चमड़े की थैली जो होती थी उसको हम कहते थे बोगेट, और धीरे धीरे बोगेट को बोलते बोलते बोगेट से ये क्या बन गया, बजट बन गया, ठीक है, बोगेट से ही आपका बजट बना। तो बजट की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फ्रेंच शब्द के बोगेट से, ठीक है मेरे भाई। तो ये सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपने कहीं से भी अगर पेड कोर्सेज से आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स वगैरह में आपको बजट पढ़ाया गया होगा, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो नहीं पढ़े होंगे उनको मैं थोड़ा सा हेल्प कर पाऊँ, ठीक है, और अपने एक देसी लैंग्वेज, जो मेरा एक तरीका होता है देसी भाषा की तरह से, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हमें समझनी होती है तो अपने एक बोलते ना कि अपने नेचर में ढल करके कोई भी काम करे तो वो काफ़ी आसान लगता है। आगे बात करते हैं मेरे भाई। अगर हम बात करते हैं भारत में, ठीक है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले, चलिए इसको हटाइए अभी, सबसे पहले हम, हाँ चलिए हिस्टोरिकल में ही चलते। पहले सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में पहला बजट जो पेश किया गया था या प्रस्तुत किया गया था कब किया गया था, तो एक चीज़ आप सभी को पता है कि 1600 में जो क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया था भारत पे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अधिकार हो गया था भारत पे। तो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, लेकिन जब 1857 का विद्रोह, आपको याद होगा हिस्ट्री में, हमने हमारे नोट्स अगर आपने लिए होंगे तो आपको पता होगा, तो 1857 की विद्रोह के समाप्ति के बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया, क्योंकि 1857 जो क्रांति थी, आप सभी को पता होना चाहिए कि वो उसी टाइम अगर हमारे अंदर यूनिटी होती तो भारत 1857 में ही आज़ाद हो गया होता। तो ये डिटेलिंग हिस्ट्री में हमें नहीं जाना। 1857 के विद्रोह के बाद क्या होता है कि अंग्रेज जो इंग्लैंड में जो सरकार बैठी हुई थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रेगुलेट कर रही थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को, उसके शासन को क्या करती है, ख़त्म करती है, एबॉलिश करती है। उसके बाद पूरा का पूरा जो कंट्रोल भारत पे जो रूलिंग करने का, वो इंग्लैंड में बैठे वहाँ की जो रानी है, ठीक है, वो पूरा का पूरा भारत पे क्या करती है, कंट्रोलिंग ले लेती है, और वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में भेजती है, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, और यहाँ से इंग्लैंड से ये क्या कर रहा है, रूलिंग कर रहा है, और इसने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भारत में भेज दिया। अब ये रिप्रेजेंटेटिव जो भारत में भेजा है, और ये अब जो है इस पर कंट्रोल करेगी, तो कंट्रोल कैसे करेगी, तो इसके लिए इसने क्या किया कि आप जो भी इनकम कर रहे हैं भारत से, ठीक है, और आप जो भी खर्च कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा हमें क्या चाहिए, एक डॉक्यूमेंट्री हमें चाहिए, ठीक है। तो 1858 में सबसे पहले भारत में जो था
जॉन विल्सन, नाम याद रखना आपको, जॉन विल्सन ने प्रस्तुत किया था बजट को। ठीक है, भारत का जो पहला बजट था 1859 में, सॉरी 1859 होगा ये, माफ़ करिएगा, 1859 1859 और 60 का जो बजट था पेश किया गया था। किसने पेश किया था? तो जॉन विल्सन ने प्रस्तुत किया था। आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि इस टाइम आपके गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखना है भारत के जो गवर्नर जनरल थे उस समय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो कई बार लॉर्ड कैनिंग ही आपके ऑप्शन में मिलेंगे, तो लॉर्ड कैनिंग टिक करेंगे। और अदरवाइज आपके वित्त मंत्री का नाम पूछ लिया जाएगा उस समय के कौन थे, तो जॉन विल्सन थे। ठीक है, जॉन विल्सन ने प्रस्तुत किया था आपका भारत का पहला बजट 1859 और 60 का। ठीक है मेरे भाई, अगर आपसे एक बात पूछ लिया जाए कि जो बजट है, आप सभी को पता है कि हमारा जो बजट था, आप मतलब आपको पता होगा बजट जो था दो भाग में था। एक तो हम जिसे कहते थे आम बजट और एक हम जिसे कहते थे रेल बजट। आम बजट कौन पेश करता था? आपके जो वित्त मंत्री थे, और आपके रेल मंत्री जो थे वो रेल बजट पेश करते थे। लेकिन ये जो आप जो सिस्टम देख रहे हो आम बजट और रेल बजट, ये सबसे पहले कब भारत में लाया गया था? क्योंकि देखिए जो पहला बजट जो लाया गया था वो 1859-60 में लाया गया था। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि बजट को दो भाग में हम लाएंगे, एक आम बजट में और एक रेल बजट में, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। 1859 में डायरेक्ट बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जॉन विल्सन के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और उसके बाद फिर भारत में रेलवे का काफ़ी ज़्यादा आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें काम हुई अंग्रेज़ों के द्वारा, जो अभी भी हमें पता है कि हमें भी उससे अभी भी काफ़ी चीज़ें हमें प्रॉफिट मिलती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें अंग्रेज़ों से अच्छी अच्छी चीज़ें मिली भी है। तो इसी को ध्यान रखते हुए 1924 में, ठीक है, एक कमेटी है, आपको नाम याद रखना, 1924 की में एक कमेटी थी आपकी, एक बर्थ कमेटी। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि एक बर्थ कमेटी का संबंध है किससे? बजट से। तो एक बर्थ कमेटी ने 1924 में अपनी सिफारिश दी थी। ठीक है, इन्होंने क्या सिफारिश दी थी? इन्होंने ये सिफारिश दी थी कि हमारा ये जो बजट है इनको दो भाग में बांटा जाएगा। एक होगा आपका आम बजट और एक होगा रेल बजट। ठीक है, जो रेल से संबंधित जितनी भी चीज़ें होगी वो आपके रेल बजट में रखा जाएगा, और आम बजट यानी कि आम पब्लिक के लिए जो होगा बजट वो आम बजट में रखा जाएगा। तो आम बजट को जो पेश करने वाला होगा वो कौन होगा? वित्त मंत्री। और रेल बजट को पेश करने वाला वो कौन होगा? आपके रेल मंत्री। देखिए मैं बजट में बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आपको मैं ऊपर ऊपर में लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको, अगर आपने नहीं कभी पढ़ा है तो चीज़ें आपको आसान लगने लगे और आपके पेपर एग्जाम में सॉल्व आउट होने लगे। ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पेड कोर्स में क्लासेस जरूर लिए होंगे, क्योंकि फ्री में हमारे साथ बहुत कम ही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आगे चलते, देखिए इसके बाद होता है क्या है कि एक बर्थ कमेटी ने आया और इन्होंने सिफारिश दिया, तो जाकर के बजट जो हो गया आपका दो पार्ट में बढ़ गया, आम बजट और रेल बजट। लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे मोदी जी, तो हमारे मोदी जी हैं जो फेमस है इतिहास रचने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा जब से उन्होंने पद संभाला है पीएम की, तो वो हर एक दिन उनका टारगेट होता है कि कुछ ना कुछ इतिहास रचा जाए, ताकि आगे आने वाला पीढ़ी उनके बारे में उनको पढ़ सके। तो आने वाला पीढ़ी उनके बारे में बहुत चीज़ें पढ़ेंगे कि उनके टाइम पीरियड में बेरोजगारी किस चरम पर चढ़ गई थी। तो खैर ये सब चीज़ें पे अभी हमें नहीं जाना है। तो फिर आए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी ने क्या किया कि भाई ये जो आम बजट और रेल बजट को क्या किया जाए? एक किया जाए। तो आपको पूछा जाएगा ईयर, तो 2017 का ईयर आपको याद रखना है, कौन सा ईयर में रेल बजट और आम बजट को एक कर दिया गया था? तो 2017 वो ईयर है। अब होता क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि जब भारत अभी तो आज़ाद हुआ नहीं, 1924 की हमने अभी देखा कि एक बर्थ कमेटी ने आया और उसने बजट को दो भाग में बांट दिया। अब क्या होता है, भारत आज़ाद होता है 1947 में। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? सन्मुख, देखिए सन्मुख नाम याद रखना। अब इसका मुझे पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ भाई, सन्मुख क्या तो था, चेट्टी वैसा ही कुछ था। ठीक है, तो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, या आपको पेड कोर्स में पढ़ाया गया होगा। तो 1947 में स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था सन्मुख शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब 1947 के बाद आपको पता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो 1900 आपसे पूछा जाएगा कि गणतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया गया था किसने पेश किया था? तो जॉन मिथाई। ठीक है, तो ये भी नाम आपको याद रखना है, जॉन मिथाई। अब आपसे पूछा जाएगा कि उसके सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जो बजट को प्रस्तुत किया वो कौन थे? तो ऑलमोस्ट 10 बार, ठीक है, 10 टाइम्स आपके मोरारजी देसाई जी जो थे उन्होंने आपके बजट को प्रस्तुत किया, मतलब वित्त मंत्री 10 टाइम्स वो रह चुके हैं। तो ये सब फैक्ट है आपके क्वेश्चन।
और सबसे एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि हमारे कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऐसे थे जिनको बहुत ही डर था, तो कि मतलब कि कोई घपला उपला ना हो जाए, इस तरह की चीज़ें ना हो जाए, मतलब उनको किसी के ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए क्या किए थे, ये प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ वित्त मंत्री भी रहे हैं, ठीक है, अपने कार्यकाल में। तो वो ऐसे कितने प्राइम मिनिस्टर है, तो वैसे 4 प्राइम मिनिस्टर। अब ये चारों प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको याद करना पड़ेगा, और ये चारों के चारों सबसे खासियत मैं ये बताऊं, ये जो चारों के चारों प्राइम मिनिस्टर जो थे, ये कौन थे, कांग्रेसी थे भाई, ठीक है। अब समझ जाइए, अब कांग्रेसी थे, बाकी आपको बोलना क्या है। तो चारों कांग्रेसी का नाम हम देखते हैं। सबसे पहले जो है आपका जवाहरलाल नेहरू। अब इनका जो है बेटी आएंगे इंदिरा गांधी, और यही पहली महिला होगी जो आपके वित्त मंत्री बनेगी, ठीक है। और ये कैसी वित्त मंत्री, जो आपके प्राइम मिनिस्टर के होने के साथ साथ, प्राइम मिनिस्टर का भार संभालते हुए साथ साथ वित्त मंत्री, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर का भी पदभार इन्होंने अपने ऊपर रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने भी रखा था। उसके बाद इनका फिर पुत्र आएगा इंदिरा गांधी के बाद आपके राजीव गांधी जी, ये भी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ आपके फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। अब इनके बाद आपको पता है कौन आएंगे, हमारे मनमोहन सिंह जी, ठीक है, रिस्पेक्ट इनको करना चाहिए, बहुत ही जानकार पर्सन है। और आपको पता है कि जो मोदी जी को इन्होंने काफ़ी अच्छा एडवाइस भी दिया था कोविड-19 में के वैक्सीन को लेकर के भी, काफ़ी इनके लिए यूट्यूब में मीम भी बने हैं, वीडियो वायरल भी हुए थे, चीज़ें आई थी बाहर। लेकिन फिर देखिए, जब जो लोग पढ़े लिखे इंसान होते हैं और जब वो पॉलिटिकल सिस्टम में वो आते हैं, तो उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें भी। देखिए, हम और आप भी जो पढ़े लिखे होते हैं ना, जो मूर्खता वाले काम करते हैं, तो ऐसे जो मनमोहन सिंह को हमें इतना ईजिली नहीं लेना चाहिए। आप सभी को पता है, इनका इतिहास भी पता होना चाहिए, और बहुत वेल नोन, और क्या ही बोला जाए इनके बारे में। तो देखिए, जो अच्छी चीज़ है उनको हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, मनमोहन सिंह के बारे आपको चीज़ें मैंने बता दी कि मनमोहन सिंह जो थे चौथे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर का पदभार संभाला था। तो 4 आपको याद रखना, कौन कौन भाई पूछेगा ये सब सवाल। मैं इतना इजी वे में चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रह सके। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह, ये प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ आपका वित्त मंत्री भी रहे हैं। क्योंकि बजट कौन पेश करता है, तो वित्त मंत्री ही आपके पेश करते हैं, ये आपको तो इतना पता ही होगा। प्रेजेंटली अगर हम बात कर ले कौन है आपके वित्त मंत्री, तो निर्मला सीतारमण जी है, ठीक है। आगे ये जो है पूरा का पूरा मैंने फैक्ट आपको कवर करवा दिया है। अब इस फैक्ट के बारे आपको आई डोंट थिंक सो कि इसके बाहर आपके एग्जाम में बनेंगे। अब दो मैं इस फैक्ट को करंट से जोड़ना चाहूँगा। एक तो आपको बता दिया निर्मला सीतारमण जी है, और एक आपसे पूछा जाएगा कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, यानी कि आपके जो प्रेजेंटली वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह है भाई। अब देख लेना भाई, अगर अपडेट वगैरह कुछ चेंजेस आ जाए इसमें तो आप अपने नोट में चेंज कभी कर लेना। और अगर पूछ लिया जाए पहला, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो क्षितिज, ठीक है, क्षितिज चंद्र नियोगी जी थे भाई। क्लियर और नॉट। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ये पूरा का पूरा फैक्ट हमने आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। और दूसरी महिला अगर आपसे पूछ ली जाएगी जो वित्त मंत्री बनी थी, तो आपको याद होना चाहिए जो मोदी जी आए और किनको बनाए, निर्मला सीतारमण को। बाकी आपको यहाँ से कुछ चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। अब देखिए, बजट का अर्थ आपको तो समझ में आ गया है अभी तक कि बजट का अर्थ यही होता है कि क्या इनकम है आपकी और क्या आपकी एक्सपेंडिचर है, मतलब आप क्या कमाते हो और आप क्या खर्च करते हो, इसका पूरा का पूरा डिटेलिंग देना ही क्या कहलाता है, आपका बजट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, मैं 3 इक्वेशन, मतलब कि 3 चीज़ें मैं लिखूंगा, 3 इक्वेशन ही मैं बोलता हूँ लिखूंगा, तो आप मुझे बताइएगा कुछ चीज़ें। एक है आपका इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सेकेंड है आपका इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर है, और तीसरा जो है आपका इनकम लेस देन एक्सपेंडिचर है, ठीक है मेरे भाई। अब मुझे ये बताइए, अच्छा, ये इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर मतलब क्या समझ में आ रहा है कि आपकी जो इनकम है, ठीक है, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपकी जो इनकम है भाई, मजाक में मत लेना, बस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपकी जो इनकम है 100 रुपया, ठीक है, और आप जो है आप खर्च कर रहे हो 50 रुपया, ठीक है। अभी जो आपकी इनकम थी 100 रुपये थी, और अब आप जो है खर्च भी कर रहे हैं 100 रुपये, ठीक है मेरे भाई। और एक बंदा जो है उनकी इनकम 100 है, बट वो क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहा है 200 रुपये, ठीक है। कितना खर्च कर रहा है, 200 रुपये। अब मुझे ये बताइए कौन सा बेस्ट है, बताइए। अभी आप पहले अपने से रिलेट करिए, तब हम सरकार के ऊपर चलेंगे, ठीक है।
पहले अपने आप को रिलेट करिए। तो आप सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी तो लाइव क्लास में लेता नहीं हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट मैं ना कर सकूँ, इसीलिए मैं लाइव क्लासेस नहीं लेता हूँ। तो बात करते हैं 100 रुपये मैं खर्च कर 100 रुपये हमारी इनकम है और हम पहले केस में खर्च कर रहे हैं 50 रुपये, और दूसरी केस में हम 100 रुपये जितना कमा रहे हैं उतने ही खर्च कर रहे हैं। और तीसरे केस में क्या कर रहा हूँ कि मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ बट खर्च मैं 200 रुपये कर रहा हूँ, उसका दोगुना कर दे रहा हूँ भाई। तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी कौन सी होगी? तो आप क्या कहेंगे, ये हमारी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, ठीक है, ये अच्छे से समझेंगे तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी। आप कहोगे भैया जी ये स्ट्रैटेजी बहुत सबसे सही है, ठीक है, मतलब सरकार 100 रुपये इनकम करके 50 रुपये अगर खर्च करे तो वो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होगी सरकार के द्वारा, ठीक है। बट याद रखिएगा ये एकदम गलत है, ठीक है। सरकार के सबसे बेस्ट जो सरकार जो करती है, ठीक है, और वो जो उनका मेन टारगेट जो होता है वो कौन सा टारगेट होता है? ये वाली टारगेट होती है, मतलब 100 रुपये खर्च करके 200 रुपये खर्च करना, ठीक है। अगर ये फॉलो कर लेना तो आप अगले बार क्या करोगे ना, वोट ही नहीं दो। आप क्या कहेंगे कि भाई सरकार ने 100 रुपया तो हमसे कमा लिया, अब सरकार कमाती किससे? टैक्स वसूली। मैं तो अभी बताऊंगा कि सरकार के पास पैसे कैसे कैसे आते हैं। सरकार, आप बोलोगे क्या कि सरकार के पास 100 रुपये है और वे वेलफेयर मतलब क्या होता है? कल्याणकारी खर्च, मतलब हमारे और आपके देश के हित के लिए, राज्य के हित के लिए, मतलब सिंपली से कहें तो देश के डेवलपमेंट, देश के विकास के लिए जो भी कार्य किया जाए उसको हम कहते हैं वेलफेयर, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि 100 रुपये सरकार के पास थी बट खर्च कितना किए? 50 रुपये, और 50 रुपये अपने पॉकेट में रख लिए, ठीक है। तो इससे छवि किसकी खराब हो रही है? सरकार की। तो आपको क्या लगता है सरकार ये फॉर्मूला फॉलो करेगी? कभी नहीं, कभी नहीं फॉलो करेगी। तो कौन सी फार्मूला फॉलो करेगी? अब ये देखिए, इस फार्मूला पे आते हैं। आप कहोगे कि भैया देखो क्या सरकार है हमारे मोदी जी, 100 रुपया तो कमाए लेकिन खर्च कर दिए 200 रुपया, 100 रुपया अपने पॉकेट से लगा दिए। तो बताइए छवि किस में सरकार की अच्छी होगी? ये। और सरकार का टारगेट क्या होगा? हमें यही खर्च करनी है। और अगर ये नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये टारगेट होगा कि भाई आपने जितना दिया, ठीक है, सरकार मोदी जी जनता से कह रहे हैं कि आपने 100 रुपया दिया, भाई 100 का 100 मैंने खर्च कर दिया, ठीक है। तो अब आपको ये तो समझ में इतना आ गया है कि ये कौन सा बजट सरकार का टारगेट होता है पेश करना। तो कौन सा बजट पेश करना सरकार का टारगेट होता है? इनकम लेस देन एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च अधिक करना सरकार का मेन टारगेट होता है, ठीक है। अब इनके कुछ नाम है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए पहला जो आप देख रहे हैं इक्वेशन, इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, इसको हम कहते हैं सरप्लस बजट, मतलब पॉजिटिव वाला बजट, मतलब खर्च जो होता है बजट, उसको हम कहते हैं सरप्लस बजट, यानी इसको हम क्या कहेंगे? सरप्लस बजट। दूसरा इसको हम कहते हैं बैलेंस बजट, मतलब बैलेंस में। सरप्लस मतलब क्या? आपके पास सरप्लस, सरकार के पास 100 रुपया था, 50 रुपया खर्च किया तो 50 रुपया सरकार के पास पैसा एक्स्ट्रा रह गया, सरप्लस में रह गया, इसलिए हम कहते हैं सरप्लस बजट। इसने बैलेंस बनाया सरकार ने, और इसलिए इसको हम कहते हैं बैलेंस बजट। और तीसरे वाले को हम क्या कहते हैं? डिफिशिएट बजट, यानी कि घाटा बजट। सरकार ने घाटा सहा है, सरकार ने खुद घाटा सह करके देश के कल्याणकारी के विकास के लिए खर्च किया है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? घाटा बजट, या फिर हम इसे क्या कहेंगे? डिफिशिएट बजट। तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें आपको क्लियर है। आपसे पूछा जाएगा कि सरप्लस बजट है, इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इनकम लेस देन एक्सपेंडिचर। आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होगा, ठीक है। सरकार कौन सी बजट पेश करना चाहेगी? तो घाटा बजट को पेश करने की कोशिश करेगी, यानी कि डिफिसिट बजट पेश करने की कोशिश करेगी। बट इस बार 2021-22 की जो बजट आप देखोगे, सरकार ने बैलेंस बजट पेश किया, मतलब सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि आपने जितना दिया, मतलब मैंने जितना इनकम किया, ठीक है, सरकार ने जितना इनकम किया वो पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया? खर्च कर दिया है। अब देखिए बजट आप पढ़ोगे ना तो बड़े इंटरेस्ट आपको लगने लगेगी, अदरवाइज आपको तो चीज़ें ही नहीं समझ में आती होगी कि यहाँ से इतना करोड़ खर्च कर दिया यार, इतने करोड़ खर्च कर दिए, यहाँ पर बजट घाटा शून्य दिख रहा है, तो रिवेन्यू घाटा आपको इतना चीज़ दिख रहा है, इतना करोड़ है, वो जीडीपी का इतना % है, तो नहीं समझ में आएगा। अब आपको देखिए धीरे धीरे इंटरेस्ट जग रहा होगा। तो देखिए यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें आपको आई थिंक क्लियर होगी। बजट 3 टाइप का मैंने आपको दिखा दिया। 3 टाइप में जो सरकार कौन सी बजट पेश करेगी? तो डिफिशिएट बजट करेगी, घाटा बजट पेश करेगी। अब हम पहले बात करेंगे कि भाई बजट पेश सरकार जो करेगी, तो पहले बजट पेश करना, बजट मतलब क्या होता है? सरकार की इनकम और सरकार की खर्च। तो पहले ये तो जान ले सरकार की इनकम क्या है और सरकार की खर्च क्या है, मतलब सरकार का सोर्स ऑफ इनकम क्या है और सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है, कौन सी इनकम सरकार के लिए अच्छी होती है, कौन सी इनकम सरकार के लिए अच्छी नहीं होती है।
कौन सी खर्च करना सरकार के लिए अच्छा होता है, कौन सा खर्च करना सरकार के लिए अच्छा नहीं होता। अभी आप चिल्लाते हो ना कि हेमंत सोरेन से, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कि आपने वैकेंसी नहीं दिया, ट्विटर पे कैंपेन चलाते हो, तो अभी आपको समझ में आएगा क्यों सरकार वैकेंसी नहीं देती है। आपने देखा कोविड-19 के टाइम पीरियड में जो सरकारी कर्मचारी थे उनका डीए को बंद कर दिया गया, नाइट अलाउंसेस बंद कर दिया गया, ट्रैवलिंग अलाउंसेस टीए को बंद कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्यों बंद किया गया, आपने कभी सोचा? या आपने जो पेड कोर्सेज ले रखे थे क्या वहाँ पे आपको बताया गया? तो बिल्कुल बताया गया होगा, मुझे बिल्कुल विश्वास है। लेकिन हम वहाँ पे फिर भी आपको बताएंगे क्योंकि हमारा काम है आपको बताना। तो हम बात करेंगे कि सरकार की सबसे पहले इनकम कैसे होती है। तो देखिए, सरकार की इनकम कैसे होती है, इनकम को हम हिंदी में क्या कहेंगे? आय, ठीक है, हिंदी इंग्लिश वाले भाई साहब। सरकार की इनकम जो होती है, दो तरह से सरकार की इनकम होती है, ठीक है। ये भारत सरकार की इनकम का मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ। दो तरह से सरकार की इनकम होती है, यानी कि आप जैसे अभी आपको जॉब लगेगी, ठीक है, कोई भी पीसीएस, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस या रेलवे या एसएससी कहीं भी, तो आपको सरकारी इनकम आपको वहाँ से उस जो भी संस्थान को आप ज्वाइन करोगे वहाँ से इनकम होगी। तो सरकार को दो इनकम है, सरकार का दो इनकम होता है। एक हिंदी में, सॉरी पहले इंग्लिश देख लेते हैं। एक होता है इनकम को हम कहते हैं कैपिटल इनकम, ठीक है, कैपिटल इनकम, और एक को हम कहते हैं रेवेन्यू इनकम, ठीक है, एक को हम कहते हैं रेवेन्यू इनकम। हिंदी में कहें तो पूंजी आय, ठीक है, पूंजी आय, और हिंदी में हम इसे कहें तो राजस्व आय, ठीक है। तो दो इनकम आपको क्लियर है, ठीक है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, दो इनकम आपको क्लियर है। कौन कौन सा इनकम था भाई? ये था आपका पूंजी इनकम यानी कि कैपिटल इनकम, ठीक है, और ये था आपका रेवेन्यू इनकम यानी कि राजस्व इनकम, ठीक है, राजस्व इनकम। पूंजी इनकम, कैपिटल इनकम, पूंजी इनकम, कैपिटल इनकम, राजस्व इनकम और रेवेन्यू इनकम। ये किसकी इनकम है? ये आपकी इनकम नहीं है, ये सरकार की इनकम है, मोदी जी की इनकम है, बस समझ के चलें आप, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर है कि नहीं ये बताइए। सरकार का जो होता है इनकम, ठीक है, भारत सरकार के दो तरह के इनकम होते हैं। एक इनकम होते हैं पूंजी इनकम होती है, कैपिटल इनकम जिसको कहते हैं, और एक इनकम जो होती है वो राजस्व इनकम होती है, और या इसको आप क्या कहते हैं, रेवेन्यू इनकम कहते हैं, ठीक है। अब इनमें से कौन सी इनकम सरकार के लिए अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए इस चीज़ को पहले समझिए। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपको, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मेरे पास आए, ठीक है, और मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया, आपको 100 रुपये दिया, ठीक है, मैंने आपको क्या किया, 100 रुपये दिया, और बदले में मैंने क्या कहा, अच्छा आपको मैंने 100 रुपया दिया यानी कि क्या हुआ, आपको इनकम हुआ, ठीक है, अरे पैसा आया मतलब इनकम हुआ, हुआ ना जी, तो आपको इनकम हुआ। लेकिन मैंने क्या कहा, भैया आपको जो है, आपको इसको 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद क्या करना, वापस रिटर्न कर देना, ठीक है, ठीक। अब दूसरा केस क्या होता है, आपको जो है, आपने क्या किया, हमारे साथ आए, हमारे यूट्यूब को ज्वाइन किए, हमारे साथ काम किया आपने, उसके बदले हमने आपको 100 रुपये दिया, क्योंकि आपने हमारा कंटेंट को रेडी किया, वीडियो को अपलोड किया, एडिटिंग किया, जो भी चीज़ें था वो आपने किया, उसके बदले मैंने क्या आपको 100 रुपये दिया। और तो भाई अब यहाँ पर मैंने आपको ये कंडीशन नहीं लगाया रिटर्न वाली, ठीक है, आपको यहाँ पे 100 रुपया दिया तो आपको इनकम हुआ। अब ये बताइए, ये लेकर के आप चले गए, ये भी आप लेकर के चले गए, बट आपके दिमाग में टेंशन है कि 10 दिन के बाद आपको रिटर्न भी करना है ये पैसा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, आपको कौन सी इनकम में फ़ायदा, मैंने कहा ना कि सरकार को दो इनकम जो है, कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम, इसमें से कुछ में क्या होती है, सरकार की जवाबदेही होती है, मतलब कह ले तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो सरकार कौन से इनकम पे मतलब पूरा टोटली डिपेंडेंट देखिए इनकम तो आपको दोनों से हुआ, यहाँ से भी आपको 100 रुपये मिल गया और यहाँ से भी आपको 100 रुपये मिल गया, टोटल इनकम कितना हो गया आपका, 200 रुपये इनकम हो गया। बट 200 में ये जो 100 वाला इनकम है, इसमें आपकी क्या जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है, कोई जवाबदेही भी नहीं है आपकी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, और कि आपको क्या करना है, ये 100 रुपये को वापस करना है। आप इसको क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसको भी आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 10 डेज जो बात हुई है, आपको 10 डेज या 1 महीने के बाद आपको क्या करना, रिटर्न भी करना, मतलब आपके माथे के ऊपर एक कर्ज सवार है, यानी कि इसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए अब हम चलेंगे सरकार के ऊपर में, ठीक है, क्योंकि हम पहले अपने ऊपर बजट को लागू कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पूरा बजट ही ऐसे ही सीखा मेरे भाई, तो मैं आपको वही सिखाऊंगा भी। देखिए अब सरकार की जो मैंने दो बताए, दो इनकम, एक तो आपकी इनकम है कैपिटल इनकम और एक है आपकी रेवेन्यू इनकम, ठीक है।
तो इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए जो ये कैपिटल इनकम जो होती है ना, इसमें सरकार की क्या होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। इसमें सरकार की क्या होती है, जिम्मेवारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसमें सरकार क्या होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है। इसमें सरकार क्या होते हैं, फ्री होते हैं। मतलब फ्री होती क्या कि इसमें सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होती है कि आपको क्या करना है, लौटाना है, सरकार को पैसा ये लौटाना नहीं होता। अब आप सोच रहे हैं भाई सरकार पैसा लौटाएगी, मतलब ये कैसे। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। आप बैंक जाते हो तो आप क्या करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, ठीक है। करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि आपने 50 लाख का फिक्स डिपॉजिट कराया, ठीक है। लमसम अभी 5, 6, 7% के आसपास रिटर्न देता है, ठीक है। जो भी रिटर्न देता मुझे उससे नहीं मतलब। आपने 50 लाख आपने फिक्स डिपॉजिट किया, तो सरकार को क्या हुआ, इससे इनकम हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। सरकार को तो इनकम हुआ, क्योंकि सरकार को 50 लाख मिल गया एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो भी साल के लिए, ठीक है। सरकार की इनकम हो गई। बट सरकार को ये पैसा क्या करना है, जो आपने फिक्स डिपॉजिट जो किया है, सरकार को क्या करना है, ये फिर आपको रिटर्न भी तो करना है। बट सरकार की ये इनकम थी, यानी कि ये कैसी इनकम थी, कैपिटल इनकम थी, क्योंकि सरकार को उसके ऊपर इसमें क्या है, जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए सर, आपने देखा होगा, बहुत बार आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि सरकार क्या है कि कोई सरकार जो है किसी कंट्री से मदद मांगी है, इतना करोड़ रुपए, या फिर कोई भी कंट्री, मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं कि सरकार भारत सरकार को अमेरिका ने कितना पैसा दिया, 100 करोड़ रुपए दिया है, ठीक है। तो सरकार की इनकम हुई है, इंडियन गवर्नमेंट की इनकम हुई है। लेकिन ये इनकम कैसी है, कैपिटल इनकम है, यानी कि पूंजी इनकम है। कैसी इनकम है, कैपिटल इनकम है, पूंजी इनकम है। इसमें क्या है, सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार एक जवाबदेही है, सरकार को इसके ऊपर जवाब देना होगा। मतलब कि सरकार को फिर कुछ समय के बाद ये 100 करोड़ रिटर्न भी करना होगा, हाँ। लेकिन एक यही इनकम सरकार को इधर जब आए तो रेवेन्यू जब इनकम की हमने बात की, इसमें क्या थी, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं थी, मतलब यहाँ पे सरकार फ्री थे। अब सरकार आपसे टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है। जो आपसे जो टैक्स कलेक्ट की सरकार ने, तो आप मुझे ये बताइए, क्या सरकार उसकी जवाबदेही होती है कि अगर आप किसी भी कारणवश आपका जो है पूरा का पूरा, मतलब आप गरीब हो गए, मतलब 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपने कंटिन्यू पेमेंट किया, मतलब टैक्स ITR फिलअप किया, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, टैक्स पेमेंट किया सरकार को, किसी कारण आप गरीब हो गए भाई, तो क्या आप सरकार के पास जाते हो, बोलते हो कि भाई हमने आपको टैक्स दिया था, अब गरीब हो गए हैं, तो अब आप हमको पैसा रिटर्न कीजिए? ऐसा तो सिस्टम नहीं होता है। कहीं रेस्टोरेंट में खाने के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी टैक्सेस होती है, GST टैक्स होती है, ठीक है। अब तो GST टैक्स ही हम कहेंगे। वो टैक्स आप देते हैं, तो क्या बाद में फिर आकर के कभी आपके पास किसी दिन पैसे नहीं रहते, तो आप क्या आते हैं उस रेस्टोरेंट के पास और आप कहते हैं कि भाई वो जो टैक्स आपने लिया है वो टैक्स मुझे रिटर्न करो? नहीं। तो इसके ऊपर क्या है, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मत थी। तो सरकार कैसी इनकम सरकार के लिए अच्छी इनकम मानी जाएगी, आप मुझे ये बताइए। तो वैसी इनकम, कौन सी इनकम, राजस्व इनकम, यानी कि राजस्व आय, यानी कि रेवेन्यू इनकम सरकार के लिए अच्छी इनकम होती है। अब देखिए कैसे कैसे सरकार ये इनकम करती है। एक तो इनकम टैक्स सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है सरकार का, और अभी मैं डाटा भी बताऊंगा कि कितने करोड़ जो है लोग अभी ITR फिलअप कर रहे हैं, मतलब टैक्स पे कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर, अब मुझे एक और एग्जांपल दीजिए, अगर आप मेरे पास आए, ठीक है। अरे भाई एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बुरा नहीं मानना। आपने हमारे पास आए, आपने कोई भी अपनी सिचुएशन के बारे में बताया, मैंने आपको 100 रुपये दे दिया, ठीक है। और एक अनुदान की तरह दिया। अनुदान मतलब क्या हो गया, एक दान कर दिया मैंने आपको। तो वो दान जो मैंने किया, तो वो दान तो दान हो गया भाई, ठीक है। तो अब तो मैं उसका आपसे रिटर्न, आपसे वसूली नहीं करूंगा। तो वो आपको 100 रुपया दिया, यानी आपको इनकम हुआ। तो ये ऐसी इनकम है जिसमें आपको क्या करना है, जवाबदेही नहीं है, मतलब आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है। तो सरकार को अगर, जैसे कि कोरोना के टाइम पे, ठीक है, अगर भारत सरकार को कोई कंट्री जैसे रसिया बोलती है कि हम आपको 500 करोड़ रुपए देते हैं, जो सेकेंड वेव जो आई थी कोविड-19 की, बहुत ही ज़्यादा आपके इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ये लोगों की यहाँ पे इसके कारण मृत्यु हुई है, तो इसके कारण हम आपको अनुदान देते हैं, यानी कि हम आपको 500 करोड़ रुपए देते हैं। तो भारत सरकार की इनकम हुई है, और ये कैसी इनकम होगी, तो ये कैपिटल इनकम होगी। सॉरी, ये कैसी इनकम होगी, तो ये मैं चेक कर रहा था कि आप कितने एक्टिव है, रेवेन्यू इनकम होगी, क्योंकि सरकार को इसमें जवाबदेही नहीं देना, या तो फिर सरकार को इसको रिटर्न नहीं करना। तो भैया जी, कौन कौन से इनकम हो गए आपको, इनकम टैक्स, अनुदान यानी कि दान मिल गया सरकार को किसी से,
तीसरा और मुझे कोई बता सकता है, जो सीमा शुल्क होते हैं, ठीक है, सीमा मतलब बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर में जो टैक्स लगाए जाते हैं, तो आप जब बॉर्डर टैक्स, मतलब सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टोल टैक्स एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे जो टैक्स पे करते हैं तो क्या सरकार को फिर से आपको वो पेमेंट करना, रिटर्न करना पड़ता है बाद में, कि अब आप बोलें कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, तेल भराने के पैसे नहीं है, तो आपको मैंने जो टोल टैक्स दिया था आप मुझे वापस करो, नहीं। तो ये कैसी इनकम होगी, तो रेवेन्यू इनकम है, राजस्व इनकम है। तो ये सब सरकार की इनकम का सोर्स बता रहा हूँ। अगर अब जो है देखिए, जैसे कि सरकार ने किसी कंट्री को पैसा दिया, ठीक है, बदले में कुछ इंटरेस्ट पे दिया पैसा, ठीक है, तो बदले में क्या कर रहा है, सरकार को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट मतलब कि मान लेते हैं सरकार ने, चलिए आपका ही एग्जांपल लेते हैं कि आपने, एक मिनट मेरे भाई, सॉरी एक मैसेज आ गया था और मेरा मोबाइल का डाटा ही ऑन था, मुझे पता भी नहीं था, और जो मैसेज आया था वो अंकल जी का मैसेज था, आपने देखा होगा, ये मेरे आइडियल पर्सन है, ठीक है, वो ऐसे मुझे मोटिवेट करते हैं, अभी तक मोटिवेट मुझे करते आ रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, वो एक ऐसे पर्सन है। तो मैं कभी इनके बारे आपके साथ डिस्कशन करूँगा, मैं अपने बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा आपको, कि मैं खुद किसी भी काम को लेकर इतना पैशनेट क्यों कैसे होता हूँ, या फिर मैं मोटिवेट कैसे रहता हूँ, चीज़ें बताऊँगा। बातें हम करते थे कि सरकार की जो थी इनकम थी, दो इनकम थी, एक थी आपकी कैपिटल इनकम और एक थी आपकी राजस्व इनकम, यानी कि रेवेन्यू। सर बेस्ट इनकम कौन थी, तो ये राजस्व इनकम सरकार करना चाहेगी हमेशा। ये एक इनकम टैक्स था मैंने बताया, एक का क्या था, बॉर्डर टैक्स हो गया यानी सीमा शुल्क हो गए। उसके बाद अगर सरकार आपको, बैंक ने आपको लोन दिया भाई, तो लोन के बदले क्या कर रहा है आपसे, आपने 7 लाख का लोन ले लिया है, ठीक है, मैंने एग्जांपल देनी है कि मैंने 7 लाख के लोन लिए, ठीक है, कोई भी बैंक से। अब मुझे क्या करना है, 7 लाख तो रिटर्न करना है, 10% 11% उसका वो इंटरेस्ट लेगी, तो मान के चलते वो 3 लाख में कन्वर्ट हो गया वो इंटरेस्ट, ठीक है, 3 लाख, यानी कि 7 लाख प्लस 3 लाख में पेमेंट कर रहा हूँ बैंक को, तो ये 3 लाख का क्या हुआ, सरकार को इनकम हुआ। तो ये 3 लाख क्या सरकार को आप जाकर बोलोगे कि भैया जी हमने तो 7 लाख लिया था इन, और 3 लाख हमने इंटरेस्ट पे किया है, अब हम जो है गरीब हो गए हैं, तो आप हमें ये 3 लाख रिटर्न कर दिए, ऐसा तो नहीं करते। यानी कि ये सरकार की कोई जिम्मेवारी यहाँ पर नहीं है, जवाबदेही नहीं है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। उसी प्रकार अब हम ये आते हैं यहाँ की इनकम पे, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो एक तो आपको पता चल गया फिक्स डिपॉजिट, लेकिन ये फिक्स डिपॉजिट कैसा डिपॉजिट है, अगर आप सोचने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा तो ये इंटरनली मामला क्या मतलब, इंडिया के अंदर की मामला, यानी हमारी बात है और सरकार की बात है, कोई अदर कंट्री की बात नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ऐसी इनकम सरकार की इसमें जिसमें सरकार को क्या है, जवाबदेही देनी होती है, ठीक है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट है तो कुछ समय के बाद सरकार को पैसा रिटर्न करना पड़ता। दूसरा क्या है, सरकार क्या करती है, विदेश से ऋण लेती है, ठीक है, विदेशों से ऋण लेती है। तो अब ये जो मामला आ गया, ये जो इनकम का जो सोर्स हुआ, ये क्या है, आउट ऑफ कंट्री हो गई। तो अमेरिका ने सरकार को, भारत सरकार को क्या किया, कर्ज दिया, लोन दिया, कि आपको हम हजार करोड़ रुपए का लोन देते हैं, ठीक है, कर्ज देते हैं आप, ठीक है, सिंपल तो समझना हमें। तो विदेशों से हमने कुछ पैसे लिए, तो अब सरकार की क्या है, इसकी जिम्मेवारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हालांकि सरकार की तो इनकम हुई, देखिए जब सरकार बजट पेश करेगी ना, तो ये जो इनकम है, जो ऋण लिया है, इसको भी बताएगी, और ये जो टैक्स से जो वसूली किए हैं, जो सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती है आपको रिटर्न करना पैसा, तो ये इनकम तो दिखाएगी ही दिखाएगी, साथ के साथ ये जो कर्ज लिए ना सरकार ने, ये भी आपको दिखाएगी। तो अब देखिए, सरकार कोई भी हो, हर एक सरकार का टारगेट होता है क्या, कि ये जो आपका कर्ज है वो जितना मिनिमम हो सके हो, मतलब हमारे अगर सरकार है तो हमारी कोशिश ये होगी कि जितना हो सके विदेश से लिया गया कर्ज बहुत ही कम हो, तो वो उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। सिंपल सी बात है। अभी हम आगे और भी चीज़ें चलेंगे तो आपको समझाएंगे। देखिए जेपीएससी का अगर आप पेपर दीजिएगा ना, तो आपसे सवाल क्या पूछेगा पता है, आपसे सवाल पूछेगा इस तरह से कि कितना कर्ज हम आपको, मान लेते कि हम सरकार आपको ऐसे एग्जाम्पल देगी कि भारत सरकार ने एक आपको सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। बजट ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है भाई, इकोनॉमिक्स बोलेंगे क्या कि सरकार जो है, भारत सरकार जो है 5,000 करोड़ का कर्ज लौटाई है। इसका तात्पर्य है, पहला ऑप्शन दे देगा बजट घाटा इसका तात्पर्य क्या है कि बजट घाटा और राजकोषीय घाटा का अंतर। दूसरा ऑप्शन दे देगा राजकोषीय घाटा
और प्राथमिक घाटा का अंतर है ये। तो ये क्या है, तो आपको तो पहले पता होना चाहिए घाटा क्या होता है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कर्ज कैसे होती है सरकार के ऊपर, उसके बाद आपके पास सारी घाटा के बारे 4 घाटा हम पढ़ेंगे कि राजकोषीय घाटा क्या होती है, प्राथमिक घाटा क्या होती है, बजटीय घाटा क्या होती है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या होती है। तो ये सब जो मैंने नाम बताया आपको शायद नहीं भी पता होगा, पेड कोर्सेस आपने पढ़े होंगे तो आपको पता जरूर होंगे, वहाँ पे बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे के भी आपको समझाए होंगे, बट फिर भी हम यहाँ पे आपको समझाएंगे, ठीक है। तो अब सरकार का इनकम तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। बजट है तो बजट में हमें क्या करना है, इनकम, और यही दो खेल है भाई। अगर ये चीज़ आप समझ गए ना, इनकम और एक्सपेंडिचर का खेल, तो यही तो आपको लेखा जोखा सरकार को देना होता है। आपको जो होता है कि अपने पिताजी को तो इसी का लेखा जोखा देना होता है कि कितना कमाए और कितना खर्च किए। ये जहाँ दे दिए यानी कि आपका बजट क्लियर हो गया, यानी कि सरकार की बजट क्लियर आपने कर दिया। अब इसके बाद आपको एक टॉपिक और कर लेना पड़ता है घाटा के बारे। आप अगर घाटा समझ लिए कि आपने कितना घाटा किया है, मतलब कि 4 तरह की घाटा की बात करेंगे। फिस्कल डिफिशिट हो गया, प्राइमरी डिफिशिट हो गया, रिवेन्यू डिफिशिट हो गए, बजटीय घाटा हो गया। ये सारी चीज़ें अगर आपको फिर क्लियर, यानी कि बजट पूरा क्लियर, तो हम फिर जब बजट के बारे आपको पूरा करंट अफेयर्स अभी रिलेट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि सरकार कितना मूर्ख हमें बनाती है और सरकार किस तरह से गेम खेलती है। एक एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ आएगी, लेकिन आपको बजट क्लियर होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी से पता होना चाहिए। आपको सरकार बताएगी नहीं कि सरकार कितने कर्ज में डूबी हुई है, लेकिन आपको समझना होगा ना, क्योंकि आप तो भाई जेपीएससी का पेपर दे रहे हैं, तो बजट पेपर आपको क्लियर होगा कि आपको पता होना चाहिए कि सरकार कितना कर्ज में डूबा हुआ है। तो आपको कभी सरकार नहीं लिख करके देगी कि सरकार इतने कर्ज में डूबा है। जहाँ भी आपको पता करना होगा तो आप तुरंत बोलेंगे रुक जा भाई, मैं बताता हूँ कि सरकार कर्ज में डूबा हुआ, मतलब वो विदेश से कितना खर्च पैसा लिया हुआ है। तो आप तुरंत क्या करोगे, वो बजटीय घाटा सरकार बताते और राजकोषीय घाटा बताते, तो ये दोनों का जैसे ही आप अंतर निकालोगे तो बोलेगे अच्छा भाई इतना करोड़ घाटा है, ये तो भाई अभी सरकार की। अब देखिए सरकार ने कर्ज लिया मतलब क्या है, सरकार की एक मतलब बोल सकते हैं ना कि सरकार की मतलब कि आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, टैक्स वसूली नहीं कर पा रहे हो, या फिर पैसे को जहाँ एक्सपेंड करना है, जहाँ खर्च करना आप नहीं करके दूसरी जगह खर्च कर रहे हो, या फिर आप दूसरे कंट्री से पैसे लिए जा रहे हो, ठीक है ना। चीज़ें इस तरह से आपको समझनी पड़ेगी बजट को। तो इनकम हमारा क्लियर है। तो अब मुझे ये बताइए, हमने दो इनकम देखा, एक हमारा था कैपिटल और एक हमारा था राजस्व इनकम, यानी कि रेवेन्यू इनकम। सबसे बेस्ट इनकम कौन सी होगी, तो ये वाली इनकम होगी, ये क्लियर है। हालांकि पैसा दोनों से आएगा हमारे पास, बट इसकी हमें क्या होगी, जिम्मेवारी होगी, इसकी हमें जवाबदेही होगी। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए आगे हम क्या बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पर क्या, एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे, यानी कि व्यय क्या है, यानी कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्च क्या होता है। तो सरकार जो खर्च करती है ना, उसकी खर्च करने की भी दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक क्या हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी मैंने आपको बताया था कैपिटल इनकम और एक मैंने आपको बताया था रेवेन्यू इनकम, जिसमें बेस्ट इनकम था रेवेन्यू इनकम। लेकिन जो एक्सपेंडिचर जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आपका जो होगा, आपका सबसे बढ़िया जो इनकम होगा, सॉरी जो खर्च होगा, वो कौन सी अच्छी खर्च होगी सरकार की, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली खर्च अच्छी होगी। कैसे, अब हम आपको समझाते हैं, ठीक है। इस बार को मैं एक बार हटाता हूँ, अच्छे से मैं लिखता हूँ, ठीक है। एक्सपेंडिचर हो गया ई, ये दो तरह से सरकार खर्च करती है, एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक हो गया आपकी राजस्व इनकम यानी कि रेवेन्यू इनकम। कौन सी बेस्ट इनकम होती है सरकार की, तो ये। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल दे करके, ठीक है। देखिए भाई, आपने पिताजी ने क्या किया, नहीं चलिए पिताजी को छोड़िए, आपका एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या किया, आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है, 100 रुपए थे। आपने क्या किया, इस 100 रुपए को, दो बंदे हैं, ठीक है भाई, मैं एग्जांपल लेता हूँ, चलिए मैं दो एग्जांपल, एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। एक बंदा है ए और एक बंदा है बी, ठीक है। क्योंकि ये हम अब तक अपने ऊपर जब तक अगर हम नहीं लागू कर देंगे तो हम बजट समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। किताबी भाषाओं पे अगर चलते हैं तो फिर हमें नहीं समझ पाएगी। हम एग्जांपल देते हैं कि हमने क्या किया कि हमने 100 रुपए का खर्च किया, ठीक है। मतलब हमारे पास 100 रुपए थे, ठीक है। अब हमें इसको खर्च करना है, हम दो तरह से खर्च करेंगे। कैसे कैसे, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और एक हमारा राजस्व एक्सपेंडिचर होगा। और कौन सा बेस्ट खर्च होता है, ये वाली। और कैसे होती है उसको ही अभी हम समझाएंगे।
ए वाला जो बंदा है वो कैसे खर्च करेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा, और जो बी वाला जो बंदा है वो कैसे खर्च करेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगा, मतलब राजस्व व्यय करेगा, और ये पूंजी व्यय करेगा ए वाला बंदा। और कौन बढ़िया खर्च कर रहा होगा, मतलब जो अच्छी, जो इसके लिए प्रॉफिट होगी, ये ऐसी खर्च कर रहा है, यानी कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, इस खर्च में भी इसको प्रॉफिट है। अब वो कैसे, बस हम इसी को ही आपको समझाना चाहते हैं, बस इसको आप एक बार समझ जाओ, फिर सरकार में हम आपको ले आएंगे तो सरकार की सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। इनके पास कितना है, 100 रुपये है भाई, ठीक है। 100 रुपये को ये क्या किया, ये गया, इनके पिताजी ने इनको 100 रुपये दिया, ये क्या किए भाई साहब ने, ये गए और इसने बैंक में जाकर के डिपॉजिट कर दिया ये 100 रुपये को, ठीक है। और यही जो बी वाला जो बंदा था, इसने 100 रुपये का क्या किया, इस 100 रुपये को इसने क्या किया, गया अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी कर लिया, ठीक है, ठीक है, पार्टी शार्टी कर लिया, या गया उसने जा कर के बाइक उठाया, बाइक में तेल नहीं था, तेल भरा लिया, घूमने के लिए निकल गया, कुछ भी कर लिया, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड के साथ चला गया, गर्लफ्रेंड के साथ गया और उसने पार्टी शार्टी कर ली गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है, कुछ भी कर लिए। और भी मस्ती कर सकते हैं, जैसे कि ये कहीं अपने दोस्त के साथ कहीं पार्क चले गए घूमने के लिए। तो भाई अब देखिए, ये कैसा खर्च इन्होंने किए, इस खर्च से इनको कुछ आउटपुट होने वाला नहीं है। बट ये भाई साहब ने जो खर्च किए हैं, इसको फ्यूचर में, ठीक है, इन फ्यूचर ये एक ऐसा खर्च है जिसने क्या किया, इन्होंने एक प्लानिंग किया, इनको हम बोलते हैं प्लानिंग एक्सपेंडिचर, यानी कि एक हम योजना बना करके खर्च कर रहे हैं, हम इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी व्यय को क्या कहेंगे, हमने एक योजना बना के खर्च किया। हमने क्या किया कि हमें कुछ पैसा मिला तो हमने बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दी। हालांकि अब आपको बैंक में डिपॉजिट नहीं करना चाहिए, अभी का जो टाइम है आपको एसआईपी करना चाहिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए, या फिर आप शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ बस, बाकी आपकी मर्जी है, ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको कंपलसरी है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये भाई साहब ने 100 रुपया बैंक में जमा कर दिया, एक योजनाबद्ध बना करके इन्होंने खर्च किया। खर्च तो इसका भी हो गया, 100 रुपया तो इनके पास भी नहीं है, बट ये 100 रुपया फ्यूचर में जाकर के इनका काम आने वाला, और ये तो भाई पानी में चला गया 100 रुपया। ये एक ऐसा खर्च होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मैं बता रहा हूँ, ये एक ऐसा खर्च होता है, ये भाई साहब ने ये एक ऐसा खर्च किया, इसने एक स्कीम बनाया, एक योजना बनाया, और इस खर्च से, ठीक है, इसकी क्या होगी, फ्यूचर में इनके आय की इसकी प्राप्ति होगी, एक इनकम का ये सोर्स बनेगा, ठीक है, एक इनकम का सोर्स बनेगा, क्लियर। लेकिन इससे आपको कोई सोर्स तो बनने वाला नहीं है। अभी ये मुझे ये बताइए, ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम आपको सरकार के ऊपर लेकर के आने वाले हैं, ठीक है, सरकार के ऊपर हम लाएंगे, आपको पूरी चीज़ें क्लियर होगी। अब सरकार क्या करती है, देखिए, सरकार भी भाई अब कैपिटल एक्सपेंडिचर करना क्या करेगी, जितना से ज़्यादा हो सके उतना से ज़्यादा करने की कोशिश करेगी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करेगी, कोशिश करेगी कम खर्चा करेगी, मतलब मौज मस्ती वाली खर्च सरकार जितना होगी कम करेगी। मतलब क्या कि अगर कोई सांसद को पेंशन बढ़ाना है, हालांकि तो वो बढ़ाते ही हैं भाई, ठीक है, 50,000 पेंशन, 5-5 लाख पेंशन कर देते हैं ये लोग, तो इन पर इनको कम करना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, क्योंकि ये इनसे तो सरकार को कोई फ्यूचर में इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन रहा है। अब देखिए, इनके जो कर्मचारी हैं, ठीक है, सरकारी कर्मचारी को जो वेतन देते हैं, यानी कि जो सैलरी दे रहे हैं, अब ये एक ऐसा सैलरी जिससे सरकार को कुछ इनसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है। ये तो सरकार क्या करेगी, जितना से जितना क्या करेगी, इसको कम करना चाहिए। ये साइन आपको दिख रहा ना, ये कम करने वाला, मैं अच्छा से बना दूँ। ये सब देखिए, साइन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये सब, ये हो गया इंक्रीज का साइन और ये हो गया डिक्रीज का साइन। तो पहला जो हो गया सैलरी देना अपने कर्मचारी को, तो ये क्या करेगी, कोशिश करेगी जितना से ज़्यादा हो सके सैलरी कम दे सके। इसलिए हायर पोस्ट में आप देखोगे, ग्रुप ए का जो पोस्ट होता है, आईएएस यूपीएससी वगैरह का जो पोस्ट होता है, या फिर यूपी पीसीएस का काफ़ी कम पोस्ट होती है। कारण क्या है कि सैलरी भी तो उनको देनी है भाई। अब वो सैलरी ही अगर केवल सरकार दे दी, खर्च ही कर दे, तो फिर वेलफेयर में काम क्या करेगी, क्योंकि ये सैलरी किसके अंदर आ रहा है, आपका एक राजस्व खर्च के अंदर आना है, यानी कि राजस्व व्यय के अंदर आ रहा है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ रहा है। तो इसीलिए आपकी सैलरी में जो भी हाइक आता बहुत ही कम होता है। दूसरी बात, आपकी जो बात करते हैं मोदी जी से कि हमारी सर जॉब की वैकेंसी दे दो, सर ने तो कह दिया था 2 करोड़ की वैकेंसी आएगी। भाई अब 2 करोड़ की वैकेंसी आएगी उन्होंने कह दिया था, लेकिन उनको पता है क्या कि हम अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हमें फिर बजट पेश करना होगा, और उस बजट में क्या करना पड़ेगा, हमें ये खर्च कम करना होगा। बट आपने तो कह दिया 2 करोड़ का हम रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल।
बट वो हमने कह दिया था, मोदी जी बोल रहे वो हमने कह दिया था, समझ रहे हैं ना, चीज़ों को समझिएगा। क्योंकि अगर हम 2 करोड़ रोजगार देने लगे तो 2 करोड़ लोगों को क्या करनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। और ये एक खर्च है, कैसा खर्च है, राजस्व खर्च है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और इस खर्च से सरकार को कोई भी इनकम नहीं है, क्योंकि सरकार 2 तरह की खर्च करती है, एक कैपिटल खर्च और एक राजस्व खर्च। ये खर्च से सरकार को फ्यूचर में क्या होती है, इनकम होती है, बट इससे तो फ्यूचर में कोई इनकम नहीं है। इसीलिए सरकार में जैसे आए मोदी जी, तो इन्होंने आपके वैकेंसी को क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। यानी ये वाला साइन आप देख रहे हैं, कम कर दिए, क्योंकि सैलरी कम देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर होगा आपको। उसी प्रकार आपको और मैं एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे कि जो पेंशन धारी वाला जो स्कीम था बंद कर दिया गया रेलवे में। अब जो अगर आप ज्वाइनिंग करोगे तो आपको रेलवे में पेंशन नहीं मिलेगा। हमारे जो पिताजी हैं अभी, जैसे वो रिटायर करेंगे तो उनको पेंशन दिया जाएगा, क्योंकि वो जो रूल था उस समय था पेंशन देना। लेकिन अभी आपका रेलवे में ज्वाइनिंग होता है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेंशन कैसा खर्च है, सरकार तो पैसा दे रही है ना आपको, तो यानी सरकार खर्च कर रही है, अपनी झोली जो है उसको हल्की कर रही है, यानी ये खर्च कर रही है। और ये खर्च कैसा होगा, पेंशन दे रही है आपको, यानी वो आपका राजस्व खर्च है। सरकार को कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है फ्यूचर में। अब कोई आपको अलाउंसेस, जैसे देखते हैं कि आपको कोविड के टाइम पे डीए बंद कर दिया गया था, ठीक है, नाइट अलाउंसेस बंद कर दिए गए थे, ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो टीए होती है वो बंद कर दी जाती है कोविड के टाइम पे। क्यों बंद कर दी गई है, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। और अगर यहाँ पर ये सब जो है आपके खर्च सरकार की जो हो रही है वो राजस्व में खर्च हो रही है, राजस्व व्यय हो रही है, और इसमें सरकार को जितना से जितना सरकार का टारगेट होता है वो क्या कर सके, कम कर सके। और अभी मैं आपको एक डाटा बताऊंगा करंट अफेयर में, सरकार ने बहुत ही ताबड़तोड़ से इस खर्च को कम भी किया है। ठीक है, जो राजस्व खर्च है सरकार की उसको कम भी किया है सरकार ने। मैं बताऊंगा अभी अपने जीडीपी का, पहले जो था 2020-21 में 7.5% का, मैं अभी डाटा बताऊंगा, उसमें अभी नहीं चलता हूँ। ये आपको पहले खर्च समझ में आया कि नहीं ये बताइए। सरकार का एक खर्च तो आपको समझ में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सरकार ऐसा क्या खर्च करता होगा कि सरकार को उस खर्च से सरकार की इनकम होती है। तो एक और एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे कि आपके पास पैसा आ गया, मान के चलते हैं 10 लाख रुपए। तो आपने क्या किया, आप गए और अपने सुविधा अनुसार अपने प्लेस जहाँ भी देख करके, किसी भी स्टेट में आप जहाँ भी होंगे वहाँ पे गए और आपने ज़मीन खरीद लिया। ठीक है, आपने 10 लाख रुपए में ज़मीन खरीद लिया, और इसी ज़मीन को फिर 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जब आपने बेचा तो आपको इस 10 लाख का आपको 5 गुना मिलता है, 50 लाख रुपए। तो अब आप ये बताइए ये आपने कैसा खर्च किया था। एक योजना बना करके आपने खर्च किया, फ्यूचर प्लानिंग करके खर्च किया गया आपने। और ये ऐसा खर्च था जिससे आपको क्या थी, आपको आय होने वाली थी बाद फ्यूचर में जा करके। तो सरकार का पूरा टारगेट होता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जितना से ज़्यादा हो सके खर्च किया जा सके। तो अब हम समझेंगे सरकार कैसे कैसे चीज़ें करती है। देखिए, अब सरकार क्या करती है, शिक्षा पे खर्च करेगी। ठीक है, शिक्षा पे खर्च करेगी तो ऑटोमेटिक से बात है कि अगर अच्छी शिक्षा देगी तो सरकार को, शिक्षा अगर अच्छी देते हैं तो हमारी जो युवाएं होंगी तो वेल एजुकेटेड होगी। अगर वो वेल एजुकेटेड होती है तो मोदी जी का नारा है आत्मनिर्भर, आप आत्मनिर्भर खुद को बनाओगे, है ना मेरे भाई। ये एक जोक था, मतलब शिक्षा देना, अगर शिक्षा अगर अच्छी दे रहे हैं वो, तो सिंपल सी बात है सरकार को फ्यूचर में जाके हम और आप जैसे युवाएं आगे बढ़ेंगे, आगे जा करके बहुत अच्छे से इनोवेटिव वाले जैसे काम करेंगे, अदर कंट्री में जाएंगे, अपने देश का नाम करेंगे रोशन, अधिक इनकम होगा, तो इससे सरकार को इसमें फ़ायदा होता है। जैसे कि अब हम बात करेंगे कि सरकार ने क्या किया। अभी रेल आप जैसे देख रहे होंगे कि DFCCIL आपने नाम सुना होगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उन्होंने इंडियन रेलवे की एक सब्सिडियरी बना दी, एक PSU बना दी, और उसमें वहाँ पे अभी वो खर्च कर रही है सरकार। अभी रेलवे लाइन बिछा रही है, रेलवे पटरी बिछा रही है, जिसमें केवल मालगाड़ी, जितनी भी फ्रेट ट्रेन है जो माल ढुलाई का काम हो रहा है उसको, उस पर केवल उस पटरी पे चलेगी। उस पटरी पे आपका कोई भी पैसेंजर ट्रेन, कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन, ये सब ट्रेन आपकी नहीं चलेगी। तो अब आप सोच रहे हैं तो ये कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ये कैसे पूंजीवादी खर्च होती है, सरकार को इससे कैसे फायदा। देखिए है कैसे नहीं फायदा। अभी जो मालगाड़ी चल रही है वो इस पटरी पर चल रही है, मालगाड़ी भी चल रही है,
आपका पैसेंजर ट्रेन भी चल रही है, आपकी शताब्दी भी चल रही है, आपकी एक्सप्रेस ट्रेन भी चल रही है। तो ऑटोमेटिक सी बात है भाई, इतना सब कुछ एक ही पटरी में चल रही है तो कुछ ना कुछ तो लेट होगा ही। अब लेट किसको किया जाएगा? मालगाड़ी को ही लेट करते, क्योंकि इनको लेट करेंगे तो आप हो हल्ला मचाना स्टार्ट करेंगे, तो फिर भी आपको तो लेट करती है ही है। तो ये लेट होने का मतलब क्या है कि आपके जो प्रोडक्ट है उसका कीमत हाइक हो जाना, और आपकी मार्केट में क्या होती है, महंगाई फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर आप उसमें चिल्लाते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, इस सरकार आए तो महंगाई बढ़ गई। तो मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट आपका जो चल रहा है DFCCIL में, वहाँ पर वो एक सिंपल अपना एक अलग पटरी बिछा रहे हैं, रेलवे लाइन, जिसपे केवल और केवल मालगाड़ी चलेगी, जिससे, और ये ऐसी मालगाड़ी है कि इसमें मालगाड़ी की जो स्पीड अभी हम बात करें तो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर है, और इसमें आपको 50 किलोमीटर पर आवर के आसपास 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे ट्रेन मालगाड़ी आपकी चलेगी। तो इससे क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा था मालगाड़ी से, मान के चलते हैं कि होंडा का बाइक को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, अगर होंडा कंपनी के पास उसको टाइमली नहीं मिल पा रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई, तो टाइमली नहीं मिल पा रहा तो क्या हो रहा है, देखिए नहीं मिल पा रहा तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट हाई हो रहा है, क्योंकि डिमांड अधिक है, प्रोडक्शन है नहीं। तो मार्केट में उस होंडा कंपनी के बाइक का क्या हो रहा है, एक एग्जांपल दिया, उसका हाइक करते चलेगा। बट अब ये टाइमली अगर पहुंचेगा तो आपकी महंगाई घटेगी। तो देखिए फ्यूचर में इससे फायदा हुआ कि नहीं, सरकार को हो रहा है ना जी। तो ये चीज़ आपको सरकार के आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। दो तरह की खर्च, देखिए दो तरह की खर्च क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, एक हो गया आपका कैपिटल, एक हो गया राजस्व। इसमें सरकार क्या करेगी, इस खर्च को कम करना चाहेगी, और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस खर्च को क्या करेगी सरकार, अधिक से अधिक खर्च करना चाहेगी। अब सरकार मान लेते हैं कि विदेश से लोन जो लिया था, ठीक है, सॉरी जो कर्ज लिया था वो क्या था, एक इनकम तो था, लेकिन अब सरकार ने क्या किया, उस कर्ज को चुका दिया। तो चुका दिया मतलब क्या हो गया, अपनी झोली खाली की, लेकिन ये कैसी झोली खाली की, अच्छी झोली खाली खर्च की, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर था, क्योंकि इसमें सरकार का ये क्या कर रहा था, एक तरह से सरकार की खून तो ही तो चूस रहा था ना, क्योंकि उसके बदले उसको इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ रहा था। तो अब वो इंटरेस्ट चुकाना बंद हो गया, यानी कि सरकार को ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब जो है ना, आपके एग्जाम के BPSC वगैरह का जब पेपर खोलिएगा ना, तो क्वेश्चन मिलेगा भर भर करके, ठीक है। तो देखिएगा ये सब सवाल आपके GPSC में आपके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और बाकी बजट तो आपको समझना ही पड़ेगा, करंट अफेयर कैसे फिर पढ़ेंगे आप, बाकी रटने वाली चीज़ें हैं होंगी तो फिर आप रट ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो आपसे अगर पूछा जाएगी कि एक अच्छी सरकार जो होती है वो पूंजीवादी खर्च, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर राजस्व खर्च, या फिर कह ले तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अधिक करती है, किसको अधिक करेगी, तो एक वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अधिक खर्च करेगी, और आपकी जो राजस्व खर्च होती है उसको कम करने की कोशिश करती है। तो भाई देखिए एक्चुअली 1 घंटा को तो यहीं लेक्चर हो गया है, अभी मुझे पूरा करंट अफेयर आपको डिस्कशन करना है, और आपका पूरा का पूरा अभी घाटा वाला टॉपिक बचा हुआ है, और इस घाटे वाले टॉपिक को पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटे नहीं तो कम से कम 40 से 45 मिनट का टाइम चाहिए, क्योंकि मैं इसे पूरा समझा करके ही चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं डटा दूँ फार्मूला लिखा दूँ तो वो फिर मज़े वाली बात होगी नहीं। तो कमेंट करिएगा आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे GPSC के मित्र। आप लोग तो सपोर्ट के नाम पे सपोर्ट तक नहीं करते हैं, उसका एस तक नहीं करते हैं, मेरे को पता नहीं क्यों नहीं करते यार, क्या कंटेंट में कमी रह जाती है मुझे समझ में नहीं आती है। करंट अफेयर की हम बात करेंगे, देखिए जो बजट है 2021 और 22 का आम बजट, यहाँ से बिल्कुल एकदम टू दी पॉइंट में हम आ रहे हैं, अब आपको एकदम तहलका मचा देना है यहाँ पे इससे, ठीक है। देखिए घाटा भी मैं समझाया नहीं, अब मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आपको घाटा वाला टॉपिक पूरा क्लियर होगा, क्योंकि देखिए घाटा में ऐसा है ना कि हम घाटा क्या, अच्छा एक चीज़ अभी आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे चलते हैं, घाटा मतलब क्या हो रहा है, घाटा का मतलब क्या हो रहा है, आपकी जो इनकम है, इनकम से ज़्यादा आपने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया है, मतलब घाटा किसका अंतर हो गया, ये इनकम और एक्सपेंडिचर के अंतर, ये डिफरेंस का साइन है, ठीक है, ये डिफरेंस का साइन है, ठीक है। या तो आपने इनकम बहुत ही इनकम से आपने ज़्यादा खर्च कर दिया तो आपको क्या हो गया, घाटा हो गया। अब ये जो घाटा होते हैं ना, देखिए घाटा के भी टाइप है, एक होते हैं आपके राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट, ठीक है, दूसरा जो होता है प्राथमिक डिफिसिट यानी कि प्राइमरी डिफिसिट, तीसरा होता है रिवेन्यू डिफिसिट यानी कि राजस्व घाटा, ठीक है, राजस्व घाटा। तो ये सब चीज़ें भी भाई मैं समझाने के लिए मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत बखूबी से चीज़ों को प्रैक्टिकली वे में चीज़ें समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ हमेशा ही, ताकि हमेशा वो याद रह सके। आई थिंक इतना भी जो बजट क्लियर आपको किया हूँ, इनकम खर्च वगैरह चीज़ें सब कुछ समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है।
देखिए बजट क्या होता है, हम इसको बजट क्या होता है तो समझ लिए। बजट करंट अफेयर का अब हम पढ़ेंगे 2021-22 का। देखिए सबसे पहला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, जो अभी का आम बजट जो पेश किया, मुंह माया से बाहर निकलते हैं घाटा वाला, आपको मुझे पता है कि आपको पेड कोर्स में समझा दिया होगा। बस आम बजट जो है आपका 2021-22 को आपको किसने पेश किया था, जो वित्त मंत्री का नाम आपको याद रखना है, निर्मला सीतारमन। कब किया गया था, 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया था। अच्छा एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है, पूछ लिया जाएगा लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है, तो भाई याद रखना है लोकसभा, आपको याद टिक करके आना होगा, ठीक है। क्योंकि धन विधेयक बिल जो होता है ना, वो लोकसभा में पास होती है और ये राज्यसभा के पास जाती है, लेकिन 14 दिन के लिए रहती है। अगर राज्यसभा चाहे भी तो इस पर रोक नहीं सकती है। तो मतलब आपको मेनली याद रखना है ये लोकसभा में पेश की जाती है तो की जाती है। क्लियर। हाँ तो भाई अब आगे चलें तो हम, ये पहला जो ऐसा बजट था, ये भारत का पहला बजट है 2021-22 का जो बजट था, ये भारत का पहला ऐसा बजट है जो पेपरलेस बजट है, यानी कि ये डिजिटल बजट था। जैसे कि मैंने बताया था ना कि पहले क्या होता था, लाल कलर का एक थैला होता था, मतलब बैग होता था, उसमें आ जाता था डॉक्यूमेंट्स होते थे, कागज पूरा होता था, पेपर वगैरह होते थे, सारा डिटेलिंग होता था, क्या स्कीम, कितने पैसे कहाँ खर्च होंगे, क्या चीज़ें होंगे, क्या प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, सारा कुछ। बट इस बार आपका क्या हुआ, एक टैबलेट लाया गया, टैबलेट में पूरा डॉक्यूमेंट, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में था, सारा का सारा कुछ पेपरलेस था। तो ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था, भारत का पहला पेपरलेस डिजिटल बजट था ये। और जो आपका जो पूछा जाएगा, वो जो टैबलेट था ना, टैबलेट का कलर आपसे पूछ लिया जाएगा, तो वो रेड कलर का था, ठीक है, कवर जो था उसका रेड कलर का था। कुछ नहीं पूछा, कोई ठीक नहीं यार, क्या पूछ ले यार। 2021-22 का जो थीम है बजट का, आपको याद रखना, आत्मनिर्भर भारत। हाँ भाई मोदी जी, आत्मनिर्भर भारत, हम आपको नहीं दे सकते हैं नौकरी, आत्मनिर्भर भारत। टैबलेट का कलर कैसा होगा, रेड कवर से पढ़ा गया बजट। अच्छा किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए मोदी जी के बारे में, ऐसा कुछ मैं कोई ये नहीं बोल रहा, मैंने अभी ये भी कहा कि मोदी जी वो मोदी जी है जो इतिहास रचने के लिए फेमस है, ठीक है। वो ऐसा सा चीज़ करना चाहते हैं कि आने वाला पीढ़ी उनको पढ़े। तो भाई ये फैक्ट है, ये भी चीज़ कि आने वाला पीढ़ी तो ये भी पढ़ेगा कि उनके टाइम पीरियड में जो भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, जो बेरोजगारी स्थिति थी, वो भी पढ़ना चाहिए ना। तो ये बात के लिए आपको बुरा भी नहीं मानना चाहिए, मैं कोई मोदी के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, और ना तो मैं भाई कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ कभी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 4 ऐसे कांग्रेसी थे प्राइम मिनिस्टर, जो इनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो वित्त मंत्रालय किन्हीं को दे दे, वित्त मंत्री किन्हीं और को बना दे। तो वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद ही वित्त मंत्री को संभाला, क्योंकि उनको इतना डर था कि कहीं उनके पैसे इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अच्छा पूरा बजट पूछा जाएगा कि टोटल कितने जो करोड़ कितने थे बजट का, जो अगर पूछ लिया जाए कैपेसिटी कितनी थी, तो 34.83 लाख करोड़ का बजट था आपका। टोटल कितने करोड़ का बजट था, तो 34.83 और देख लीजिए 3483236 करोड़, ठीक है, इतने रुपए का जो था बजट पेश किया गया था भारत सरकार के वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। कब पेश किया गया था, तो 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया था। आगे बढ़े भाई। हाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो अब देखिए अब देखिए मैंने क्या कहा था कि हमें बजट में क्या करना पड़ता है, हमें बजट में क्या करना पड़ता है, हमें अपने पिताजी को बताना पड़ता है कि हमारी इनकम कितना हुई है और हमारी एक्सपेंडिचर कितनी हुई। तो ये क्या है बजट में, ये सरकार है, ठीक है, ठीक है, ये सरकार है, और सरकार क्या करेगी, बताएगी कि हमारी इनकम कितनी हुई है और हमारी एक्सपेंडिचर कितनी हुई है, ठीक है। तो अब देखिए सरकार बता रही है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखना मेरे से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बाय मिस्टेक छूट गया होगा, यहाँ मुझे लिखना चाहिए था कि सरकार के द्वारा प्राप्त आय, ठीक है, जो सरकार के द्वारा प्राप्त की गई आय है, ठीक है, या लिखना चाहिए टोटल इनकम। तो देखिए मैंने कहा था इनकम टू टाइप्स के होते हैं, कैसा कैसा इनकम होता है, एक होता है कैपिटल इनकम और एक होता है रेवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम में क्या होता है, जवाबदेही सरकार की होती है, और रेवेन्यू इनकम में सरकार की क्या होती है, कोई जवाबदेही नहीं, यानी सरकार क्या चाहेगी, राजस्व आय जितना अधिक से अधिक हो सके। तो हम देखते हैं क्या आय किस में सबसे अधिक है। देखिए अभी आपको कितना इंटरेस्ट, मजा आएगा, जो चीज़ें हमने जहाँ तक समझी है, घाटा हमने नहीं समझा तो आपको मज़ा नहीं आना भी चाहिए। देखिए सरकार का जो आय, सरकार जो बता रही है टोटल, देखिए अब इतना तो आपको क्लियर है, सरकार जब इतना का बजट पेश कर रही है तो सरकार को इनकम भी इतना ही हुआ। अब एक्स्ट्रा तो वो इनकम कहीं से और, मतलब जो इनकम हुआ उतना ही ना खर्च करेगा भाई, या तो उससे कम करेगा या तो उससे ज़्यादा खर्च करेगा। तो ये जो है इतना खर्च कर रहे हैं सरकार। तो देखिए सरकार बता रही है जो राजस्व से जो इनकी इनकम हुई है, मतलब कि टैक्स जो वसूली हुई है, कितना करोड़ हुआ है, तो आप देख सकते हैं 17,18,424 करोड़, इतना जो करोड़ है आपका सरकार को राजस्व से इनकी इनकम हुई है। बाकी जो कैपिटल इनकम हुई है, यानी कि जो पूंजी जो आय हुई है सरकार को,
54,812 करोड़ हुई है। मतलब कि ये समझ में अब आ गया होगा कि इसी कैपिटल इनकम में सरकार का क्या इंक्लूड। अब देखिए सरकार ने डायरेक्ट नहीं बताया है कि ये कितना विदेश, अब आपको पता है इसमें कि सरकार ने कितना विदेश से ऋण लिया है, नहीं, लेकिन आपको पता मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको घाटा पढ़ाया नहीं है तो मैं कैसे बताऊँगा अभी। तो अभी आपको इतना तो पता चल गया होगा कि आप सरकार कितना कर्ज लिया है, तो आपको इसमें आपका सरकार को छुपा हुआ कि सरकार ने कितना कर्ज लिया। इसमें और भी क्या चीज़ छुपा होगा, हमने जो फिक्स डिपॉजिट बैंक है, किसान का जो विकास पत्र जो होता है उसमें जो पैसा होती है वो भी सरकार के लिए जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है। तो ये सब पैसा जो है ना यहाँ पर है, कैपिटल इनकम में है। तो ये आप देखिए जो है सबसे अधिक इनकम तो सरकार की टैक्स से हुई, तो ये एक अच्छी बात है ये। बाकी इसमें सरकार का ऋण कितना है छुपा हुआ, विदेशी ऋण कितना है, मेन विदेशी ऋण इफेक्ट करता है कि हमें, क्योंकि ये रिटर्न करना पड़ता है। और अगर देखिए फिक्स डिपॉजिट वगैरह क्या, वो तो इंटरनली मामला हो गया, हमारे इंडिया के अंदर ही मामला है, सरकार को उससे तो फायदा होता है, सरकार के पास एक पूंजी बन जाती है और वो धीरे धीरे वो पैसा, तो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता आपके फिक्स डिपॉजिट से। लेकिन जो विदेश से जो लिया गया ऋण होता है ना, वो मैटर करता है आपके लिए मतलब हमारे सरकार के लिए। अब देखिए ये तो सरकार ने बता दिया, अब जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका टोटल इतना आएगा, मतलब सरकार का इतना इनकम हुआ है, तो उतना ही इनकम का सरकार ने बजट भी पेश किया। भाई जितना इनकम होगा तो सरकार तो उतना ही, ये बजट उतना ही की पेश करेगी, ठीक है, इतना तो आपको क्लियर ही होगा। आप हिसाब कितना कर दीजिएगा, आप जितना कमाए 500 कमाई हो तो 500 का ना हिसाब दीजिएगा जी, 50,000 आपका सैलरी है तो 50,000 का ही आप हिसाब दीजिएगा। अब 1 लाख का तो हिसाब आप देने नहीं जाइएगा, और उससे कम का भी हिसाब नहीं दीजिएगा, ठीक है। क्यों कम का हिसाब दीजिएगा। अब देखिए अब सरकार खर्च कहाँ करती है, तो आपको पता है सरकार एक्सपेंडिचर दो तरह से खर्च करती है, एक तो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, और एक सरकार क्या करती है, राजस्व खर्च करती है, यानी कि रेवेन्यू खर्च करती है। ये आपको पता होगा, है ना जी। अब देखिए सरकार जो खर्च किए हैं दो तरह से टोटल, अब सरकार क्या बता रही है कि जितना इनकम हुआ हमने टोटल का टोटल खर्च कर दिया। तो पूछा जाएगा आपका कि जो बजट 2021-2022 का जो बजट है वो कैसा बजट था, सरप्लस बजट था, बैलेंस बजट था, या फिर डिफिसिट बजट था। तो बैलेंस बजट सरकार ने इधर पेश की है, क्योंकि देखिए जितना इनकम हुआ सरकार ने उतना खर्च कर दिया। अब सरकार ने खर्च कहाँ कहाँ किया है, दो है, एक कैपिटल एक है रेवेन्यू। और आपको पता है कि राजस्व खर्च सरकार क्या करना चाहेगी, कम करना चाहेगी, और इसको जितना हो सकता है अधिक करना पड़ेगा, यानी पूंजीवादी खर्च अधिक सरकार करेगी और राजस्व खर्च कम करेगी। तो हम देखते हैं कौन सा खर्च कहाँ हो रही। तो राजस्व खर्च की बात कर ले तो देखिए सरकार ने कितना कम किया है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए तो सरकार ने कितना अधिक किया है। आप जब इसको जोड़ोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। सॉरी कम नहीं किया भाई, ये तो आप मतलब ज़्यादा हो गया ना यार, 55 42 36 है, 55 42 36 है। तो सरकार ने जो था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा खर्च किया है, यानी कि जो आपको भत्ता देना, सैलरी देना, या फिर आपको जो भी अलाउंसेस देना, उनके ऊपर सरकार ने इतने खर्च किए हैं। और बाकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिससे सरकार का सोर्स ऑफ इनकम को, सरकार ने इस पर काम किया है। हर सरकार की कोशिश होती है कि इसको जितना से ज़्यादा हो सके कम कर सके, सरकार की हमेशा यही कोशिश होती है। तो हमेशा कोशिश होती है, वो कम करेगी भी, सरकार का भी टारगेट भी है, मैं भी बताऊंगा आपको। अच्छा तो ये कैसा घाटा हो गया, बजट घाटा, ये जो है आपका कैसा बजट घाटा, तो ये शून्य बजट घाटा, ठीक है। मतलब घाटा कितना हो रहा सरकार को, अरे भाई सरकार ने जितना इनकम किया उतना ही खर्च कर दिया था ना, तो इसमें सरकार को फायदा हो रहा कुछ भी नहीं। मतलब बजट घाटा कितना है यहाँ पे, शून्य, ठीक है। बजट घाटा कैसे निकलता है, देखिए बजट घाटा का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम, ठीक है, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जितना कमाया है सरकार ने और जितना खर्च किया उसका अंतर से ही, तो इतना कमाया उतना ही तो सरकार ने खर्च भी कर दिया। देखिए टोटल खर्च सरकार ने इतना ही कर दिया, इतना ही सरकार की इनकम थी, ठीक है। टोटल इनकम इनको जब ऐड करोगे तो यही इतना ही इनकम थी, तो इतना इन्होंने खर्च भी कर दिया। तो बजट घाटा कितना होगा, शून्य होगा, ठीक है। अब बजट घाटा कैसे निकाले हैं आपको समझ में आ गया होगा, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस करके हमने निकाल दिया। अब जो है ना कुछ, चलिए हम आपको यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाता हूँ अभी, घाटा को हटा करके। बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सरकार ने कितने करोड़ खर्च किए हैं, तो ये डाटा आपको याद करना है। इतना सरकार जो है आवंटन किए हैं 2,23,840 रुपये, ठीक है, 840 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं, ठीक है। 2 करोड़ नहीं है, सॉरी, 2,23,846 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं।
कहाँ पे आवंटन किए हैं, तो स्वास्थ्य और कल्याण। तो सरकार ये सब देखिए डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछेगा। और सबसे मज़ेदार वाली बात ये आपसे पूछा जाएगा कि पिछले साल के कंपैरिजन करके कि 2021 में जो स्वास्थ्य और कल्याण में जो आवंटन किया गया था रकम राशि, उससे कितना अधिक बढ़ा करके किया गया, तो 137%। क्योंकि पिछले जो 2020 और 21 में जो बजट में जो एलोकेशन किया गया था इनका, आई थिंक 94,452 करोड़ था, ठीक है, 94,452 करोड़ था, मतलब 137% अधिक बढ़ोतरी की है। तो कितना परसेंट अधिक सरकार ने पैसा इस बार एलोकेट किया, आवंटित किया है आपके कहाँ पर, हेल्थ और वेलफेयर में, ठीक है, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य और हेल्थ सेक्टर में कितना है, तो 2,23,846 करोड़ रुपया। कितना अधिक परसेंट में, 137%। स्कीम देखिए भर भर के रहेंगे ये सब स्कीम। मिशन पोषण 2.0 बड़े ही फेमस चले हैं भाई। देखिए क्या है मेन, ये दो अभियान को विलय कर दिया गया था, इसलिए 2.0 किया गया। कौन से अभियान को पूछा जाएगा, कौन से दो अभियान का ये पूरक है, यानी कि मिला करके इनको दिया गया मिशन। कौन सा मिशन है ये, मिशन पोषण 2.0, संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को क्या किया गया, विलय कर दिया गया है, मिशन पोषण 2.0, ठीक है, इस नाम से ये है। और ये टोटल कितने जिलों में चलाई जाएगी, तो टोटल 112 जिले में चलाई जाएगी, ठीक है। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंदर कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, तो 1,41,678 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया रकम राशि। और ये कितने साल के लिए है, ठीक है, ये जो मिशन स्टार्ट किया गया है शहरी स्वच्छ भारत मिशन, तो ये आपसे पूछा जाएगा 5 साल के लिए, ठीक है, 2021 से लेकर 2026 तक, ये ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे भाई। सरकार अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए कौन सा नीति स्टार्ट किया था उन्होंने, तो स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की थी, ठीक है, जिसके अंदर सरकार जो थे जो भी प्राइवेट गाड़ी थे और जो मतलब प्राइवेट गाड़ी जो थी ना, उनको हटाने के लिए, प्राइवेट गाड़ी जो भी थे प्राइवेट सेक्टर वगैरह में, मतलब हम लोग जो आप लोग गाड़ी चलाते हैं उनको, और चरणबद्ध तरीके से ये सरकार जो था अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए कौन सी नीति की घोषणा की थी, ये आपसे पूछेगा, तो स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति, ठीक है। इस नीति के अनुसार जो व्यक्तिगत वाहन थे, ठीक है, जो हम लोग जो चलाते हैं वो 20 वर्ष के बाद, और जो वाणिज्यिक वाहन है, ठीक है, जो वाणिज्यिक वाहनों हैं उनको 15 वर्ष के पश्चात क्या करेगा, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में उनको फिटनेस जांच करानी पड़ेगी, ठीक है, वो गाड़ी की जांच करानी पड़ेगी। तो व्यक्तिगत यानी कि हम जो आप जो है प्राइवेट जो बंदे हैं, मतलब कि बंदे मतलब क्या है कि हम और आप जो हैं जो गाड़ी का चालन कर रहे हैं, उनको 20 साल के बाद अपने गाड़ी का फिटनेस सेंटर में आपको गाड़ी की जांच करानी पड़ेगी। जो वाणिज्यिक है, ठीक है, जो सरकारी से रिलेटेड जो गाड़ियां होगी वो उनको क्या करना होगा, 15 साल के बाद उनको क्या करने की जांच करानी पड़ेगी। अब एक स्कीम है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, मित्रा स्कीम मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क आपसे पूछा जाएगा। ये जो पार्क स्थापित करने के लिए, मतलब ये जो पार्क जो स्थापित किया 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए, ठीक है, ये जो स्कीम स्टार्ट किया गया 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए। और इसका फुल फॉर्म मेनली आपसे, मुझे लगता है आपसे पूछ सकता है ये लोग, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। टोटल कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए, तो 7 टेक्सटाइल पार्क, कपड़ा वाला जो टेक्सटाइल मार्केट जो होंगे, 7 टेक्सटाइल मार्केट यानी पार्क स्थापित करने के लिए मित्रा स्कीम मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। अब मैंने इस स्कीम और इस इन योजनाओं को बहुत डिटेल में जाकर स्टडी नहीं किया कि मैं आपको पूरा, क्योंकि इतना करूंगा तो फिर भाई 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किए गए हैं, अभी तक के इतिहास में। देखिए अभी तक का जो इतिहास है, जो रेलवे मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में जो था सबसे अधिक बजट रखा गया है, मतलब इनके अंदर खर्च किया गया है कितना, तो 1,10,055 करोड़ रुपए रेलवे मंत्रालय में। डाटा याद कर लीजिए भाई, 1,10,055 करोड़, ठीक है, 55 करोड़ रुपए कहाँ, रेलवे मंत्रालय में। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग में कितना खर्च किया गया है, तो 1,18,101 करोड़, 1,18,101 करोड़ रुपया। भाई लिख लो ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। बजट 2021-22 के अनुसार देश में प्रतिदिन कितने लंबी तक रोड बिछाए बनाई जा रही है, मतलब 22 किलोमीटर लंबी रोड बनाई जा रही है। देखिए मनरेगा में कितना बजट एलोकेट किया गया, काफ़ी अधिक, इस बार बढ़ा करके मनरेगा में बजट रखा गया 73,000 करोड़ रुपए। इस बजट के द्वारा कितने साल के लिए पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना ला रही है, तो 6 साल के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना ला रही है।
जिसके लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया? तो 64,180 करोड़, ठीक है, 64,180 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो पूछा जाएगा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत कितने करोड़ का आवंटन किया गया, कितने करोड़ रुपए का? तो 64,180 करोड़ रुपए। कितने साल के लिए? तो 6 साल के लिए, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो होती है, ठीक है, इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी जब बजट पेश किया गया था। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि ये जो इंडेक्स है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनको पेश करती है? तो विपो इसको जारी करता है ये इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और ये मेनली इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है आपकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को प्रस्तुत करती है। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए इस बजट में रिवाम्प्ड, ठीक है, रिवाम्प्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम लाया गया था। तो ये पूछा जाएगा कौन सी जाति के लिए? अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग जाति के लिए या फिर सामान्य वर्ग के लिए लाया गया था। तो जो आपके लाया गया था रिवाम्प्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम किसके लिए लाया गया था? तो अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ग्रीन के तहत अब जो है 22 उत्पादों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। अभी मेनली जो थे 3 शामिल थे, कौन कौन से? आलू, प्याज और टमाटर। लेकिन अब ऑपरेशन ग्रीन के तहत, ठीक है, इस स्कीम के तहत टोटल कितने उत्पाद को शामिल कर लिया गया? तो 22 उत्पाद को शामिल किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना लॉन्च की है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय रेल योजना का जो उद्देश्य क्या है? तो 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे मंत्र को क्या करना है? रेलवे तंत्र को क्या करना? सृजित करना, मतलब पूरा का पूरा एकदम मजबूती प्रदान कर देना 2030 तक, ठीक है। जो अभी डीजल वगैरह से चीज़ें चल रही है, ट्रेन वगैरह जो इंजन, वो सब पूरा खत्म करके पूरा इलेक्ट्रीफाइड करना है इनका मेन। बहुत बड़ा इनका रेलवे प्लान जब आप पढ़ोगे तो बहुत इनका 2050 तक की इन्होंने स्ट्रैटेजी बना रखी है, अगर आप जब देखोगे डिटेल जा करके तो बहुत काम किया जा रहा है रेलवे के ऊपर। ये जो आपका DFCCIL का जो वैकेंसी भी आया ना, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सरकार की, और इस बार एकदम चुकना नहीं है उसमें। भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना लॉन्च की है। उद्देश्य क्या है? 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र क्या करना? सृजित करना। बजट 2021-22 के तहत सरकार जो है मेट्रो रेल के लिए मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो टेक्नोलॉजी को भारत में लाएगी, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है मेट्रो रेल के संबंध से कि मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो टेक्नोलॉजी को भारत में लाया जाएगा। बजट 2021-22 में ऐसा पेश किया गया था। ब्रॉड गेज जो रूट्स हैं उनको 100%, देखिए मैंने कहा ना, ब्रॉड गेज जितने भी रूट्स हैं उनको 100% विद्युत करने का लक्ष्य है 2023 तक। रेलवे के माल भाड़े में रेल के मॉडल शेयर को 27% से 45% तक करने का लक्ष्य है 2030 तक, ठीक है। जो मॉडल शेयर को जो है 27% से बढ़ाकर 45% तक करने का लक्ष्य है। रेलवे के जो माल भाड़े में जो रेल का मॉडल शेयर को, जो शेयर है रेल का जो शेयर होगा उसको बढ़ाया जाएगा 2023 तक। कितना कर दिया जाएगा? 27 से सीधा 45 कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है, जो रेल योजना है, ठीक है, राष्ट्रीय रेलवे नेशनल जो प्लान है उसको 2030 तक, उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी गई, उसको पूरा उनको क्या करना है? उनको एक्वायर करना, उनको कंप्लीट करना 2030 तक, वो सारा अचीवमेंट इनको करना है। अच्छा गगनयान मिशन, ये भाई आपको क्या पता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आपने पेड क्लासेस ली होंगी किसी भी संस्थान की, ठीक है, तो वहाँ पर आपको गगनयान मिशन वगैरह साइंस एंड टेक में चीज़ें बताएगा। अच्छा साइंस एंड टेक की मैंने एक वीडियो डाली है, ठीक है, 20-22 मिनट की मैंने चीज़ें बताई कि उसमें आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो अगर आपको नहीं पता है गगनयान क्या है, तो देखिए अंतरिक्ष में मानव को भेजने का एक कार्यक्रम है 2022 में, जो क्या है कि इनमें 4 व्यक्ति को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उनको कहाँ भेजना? अंतरिक्ष में भेजना। और ये ट्रेनिंग दिया कहाँ जा रहा है? आपको रूस में, ठीक है। तो वो 4 व्यक्ति का चयन भी हो गया है, चारों व्यक्ति को ट्रेनिंग दिया गया है रूस में, ठीक है, दे दिया गया है। गगनयान मिशन यही है। तो इस मिशन के तहत मानव रहित जो पहला लॉन्च है, ठीक है, मानव रहित पहला लॉन्च जो है दिसंबर 2022 में होगा। कब है? तो दिसंबर 2022। तो गगनयान मिशन आपको समझ में आ गया, और इसके तहत मानव रहित जो पहला लॉन्च होगा दिसंबर 2022। अच्छा राजकोषीय, ये भी देखिए जो घाटा वाली जो मैं बात कर रहा था ना, ये सब बातें अब यहाँ आपको समझ में नहीं आएगी, ये वाला पॉइंट। राजकोषीय घाटा होती है, ठीक है, राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य 2025 और 26 में। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के। देखिए क्या सरकार का लक्ष्य है, कितना लाना है? राजकोषीय घाटा को 4.5%। देखिए जो भी घाटा होती है ना, ध्यान से सुनिएगा, देखिए जो राजकोषीय घाटा होती है, जो भी घाटा है, घाटा को जो होती है सरकार जीडीपी के प्रतिशत में व्यक्त करती है। मतलब कि जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसका कितना परसेंट घाटा चल रहा है, ठीक है, उस पर कितना परसेंट, उसके कितने परसेंट पर घाटा चल रहा है। मतलब जो जीडीपी है, जीडीपी के 4.5%
तक हमें लाना, मतलब जीडीपी के 4.5% तक के खर्च के घाटा पर, ठीक है, 4.5% के घाटा तक हमें लाना है। लेकिन अगर बात कर ले, ये हमारा लक्ष्य है 4.5% तक लाने का, और प्रेजेंटली अभी कितना जीडीपी पे हमारे घाटा का चल रहा है, तो 6.8% चल रहा है। और अगर आपसे और अच्छा सवाल बन जाएगा, अगर आपसे यही चीज़ पूछ लिया जाएगा, क्या पूछ लिया जाएगा कि 2020-21 का जो बजट था उसमें कितना था, जीडीपी का कितना परसेंट घाटा हो रहा था, तो 9.5% आ रहा। तो देखिए यहाँ पर सरकार काफ़ी कम की है, और ये जो घाटा कम होने का मतलब समझ रहे क्या, कि आपने जो विदेश से जो ऋण लिया ना उसको कम किया यहाँ पर, ठीक है। तब 6.8% में आ गए हैं, और आपका जो लक्ष्य है 4.5% है। तो ये कौन कौन से ईयर तक का लक्ष्य है, 2025 से लेकर 2026 तक है। राज्यों का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% तक लाने का लक्ष्य, ठीक है। अरे भाई, जीडीपी का 3% यहाँ होगा, ठीक है। जीडीपी का 3% तक लाने का लक्ष्य है 2023-24 तक, ठीक है। 2023-24 तक जो है आपका जो राज्यों, अच्छा ये देखिए राज्य का ना, ठीक है, जीएसडीपी का जो है 3% तक लाने का लक्ष्य कितना है, तो भाई देख लीजिए, जो राज्यों का जो राजकोषीय घाटा होगा, ये तो भाई राज्यों की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। जो राजकोषीय घाटा है वो जीएसडी का, ठीक है, 3%, ठीक है, 3% तक लाने का लक्ष्य कितना, कौन सी है, 2023 और 24 तक। और उसके बाद देश में जो नया सीमा शुल्क लाने का जो लक्ष्य था, ये तो पुराना है थोड़ा सा, आपसे शायद ये ना पूछे, 1 अक्टूबर 2021 में ही नया सीमा शुल्क लाया गया था। शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स की कैपेसिटी को दुगना करने का लक्ष्य 2024 तक, ठीक है। तो पूछा जाएगा जो लक्ष्य निर्धारण किया गया, लक्ष्य ईयर आपसे पूछ लिया है, लक्ष्य वर्ष क्या है, 2024। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। पूछा जाएगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहां पे गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी, तो वो जम्मू एंड कश्मीर है। बजट 2021-22 के अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ लाभार्थी को शामिल किए जाएंगे। देखिए टोटल पहले जो था 8 करोड़ था, लेकिन उसमें 1 करोड़ और ऐड ऑन किया जा रहा है इस बजट 2021-22 में। कौन सी स्कीम है, उज्ज्वला योजना के तहत। ये भाई ये केंद्र शासित प्रदेश में याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में, गुजरात वगैरह में स्टार्ट है ये सब। ये आपको याद है, सॉरी, ये आपको पता चल गया उज्ज्वला योजना के तहत कितने अब यार लाभार्थी को और शामिल किया जाएगा किसमें, उज्ज्वला योजना में। तो पहले 8 करोड़ था, 1 करोड़ को और शामिल किया जाएगा। इस बजट के अनुसार एकल सिक्योरिटीज मार्केट कोड तैयार करनी। देखिए इस बजट में ना, देखिए ये समझिएगा, ये आपसे पूछेगा तो आप फंस जाओगे आप एकदम। इस बजट के अनुसार जो है एकल सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड तैयार करने जा रही है, ठीक है। इस बजट में जो है ना एक कोड तैयार किया जा रहा है, एकल सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड, और ये जो है 4 एक्ट को मिला करके बनाया जा रहा है। वो कौन कौन सा एक्ट आपसे ऑप्शन में दे देगा और एक हटा दिया जाएगा। सेबी एक्ट है 1982 की, डिपोजिटरीज एक्ट है 1996 की, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1956, और एक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007 की। तो ये चारों एक्ट को मिला करके बनाया जा रहा है आपका एकल सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड, ठीक है। ये बजट 2021-22 की चर्चा की गई है। नेक्स्ट बजट 2021-22 के अनुसार बीमा क्षेत्र में, मतलब कि जो इंश्योरेंस जो सेक्टर है आपका, उसमें जो है एफडीआई 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया, ठीक है। जो एफडीआई है आपका, ठीक है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया आपके इंश्योरेंस सेक्टर में। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा वो पहला बीमा कंपनी कौन है, बीमा सेक्टर वो कौन सा जिसका आईपीओ लाया गया। आईपीओ मतलब समझ रहे, शेयर मार्केट में अब उनको जोड़ दिया गया। शेयर मार्केट सरकार जो है अपना मतलब कि अपना शेयर होल्डिंग वहाँ पे थोड़ी सी बेच रही है, ठीक है। तो एलआईसी वो पहला बीमा सेक्टर है, जो बीमा कंपनी है जिसने आईपीओ ला रही है। बहुत जल्द आप लोगों को मैं सजेशन दूंगा, कम से कम 15-16 हज़ार रुपये रखिए, आईपीओ लगाइए और बहुत अच्छा इनकम होगा आपको यहाँ से। देखिए स्वामित्व योजना क्या होता है, इस बजट में बात किया गया था स्वामित्व योजना को लेकर काफ़ी चीज़ें। गांव में जो भी है इस योजना के अंतर्गत संपत्तियों को क्या करना, मालिकों को उनके अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। मतलब जो भी आपकी संपत्ति है उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको दिए जा रहे हैं इस स्वामित्व योजना के तहत, ठीक है। 5 आधुनिक मत्स्य बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर बनाने की बात कही गई है। तो आपको यह याद रखना है कहाँ कहाँ से वो जो बनाया गया है, बनाया जा रहा है आपका आधुनिक मत्स्य बंदरगाह और फिश लैंडिंग के लिए चेन्नई, पारादीप, कोच्चि, विशाखापट्टनम और पेटुआ घाट, ठीक है, पेटुआ घाट, ठीक है मेरे भाई। भारत सरकार जो है किस संस्था के साथ मिलकर माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित कर रही है, तो नाबार्ड। अब नाबार्ड के बारे में देखिए, आपने इकोनॉमिक्स में पेड कोर्स अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के बारे में पूरी चीज़ें बताई गई होगी, आरबीआई के बारे में बताया होगा, सेबी के बारे में बताया गया होगा, नाबार्ड के बारे में बताए गए होंगे चीज़ें, एसबीआई के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता दी गई होगी आपको।
ई नेम, ठीक है, ई नेम के तहत इस बजट में जो है 1000 और कृषि मंडियों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। और पूछा जाएगा कि ई नेम के तहत कितने और कृषि मंडियों को जोड़ा जाएगा, तो 1000 और कृषि मंडियों को जोड़ा जाएगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कुल कितने राज्य और केंद्र, टोटल राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश में कहाँ कितने, टोटल 32 राज्य केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ये आपका योजना चलाया जा रहा है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ठीक है। विवाद से विश्वास स्कीम जो है, विवाद से विश्वास स्कीम जो है ये क्या है, तो जो पुराने टैक्स से जितने भी जुड़े विवाद है उसका क्या करना है, निपटारा करना है आपको, ठीक है, विवाद से विश्वास स्कीम तक। इस बजट में जो है आपके जो 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले हैं उनको क्या रखा है, आयकर रिटर्न भरने की छूट दी गई है, उनको उनसे फ्री रखा गया है, ठीक है, एग्जाम्पशन दिया गया है। जितने भी 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना है, टैक्स फिलअप नहीं करना, ITR भरने की छूट दी गई है उनको, ठीक है। और अभी तक कितने रजिस्टर कर दिए गए हैं ITR जो फाइल कर रहे हैं, तो अभी तक 6.5 करोड़ लोग जो है, ठीक है। ऐसे इस बजट के अनुसार लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना घोषित किया, इसमें कितने लाख करोड़ रुपए आवंटन किया, तो 2.76 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को ये महत्वपूर्ण है, पटरी पर लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 3 चरणों में, ठीक है, 3 चरण में 27.1 लाख करोड़ रुपए दिए, जो पूरे GDP का कितना प्रतिशत था, तो पूरे GDP का 13%, जो भी GDP था उसके 13%, यानी कि 27.1 लाख करोड़ रुपए भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किसके तहत, कौन सा पैकेज था, तो वो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, ठीक है। ताकि मतलब कि जो जो स्मॉल जो कंपनियां थी, ठीक है, उसके बाद आपके जो स्मॉल इंडस्ट्री जितने थे उन सबको थोड़ा सा फिर से पटरी में लाने के लिए वहाँ पे जो भी रकम सरकार के द्वारा चीज़ें दी गई वो चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में भारतीय इतिहास के पहले डिजिटल जनगणना के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए आवंटित की गई, तो 3768 करोड़ रुपए, ठीक है, आवंटित किए हैं। बजट 2021-22 में भारत की आकस्मिक निधि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है सरकार की, ठीक है। जो 2021-22 में भारत की आकस्मिक निधि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना करना है, तो 30,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है सरकार की। इस बजट में कृषि ऋण को लक्ष्य को बढ़ाकर कितना करना, 16 लाख करोड़ कर दिया गया है। देखिए जो बजट में कृषि ऋण, ठीक है, कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया इस बजट में। तो ये देखिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये सब पॉइंट, इतना ये भी पॉइंट आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जनगणना वाला भी। बाकी यहाँ से ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार जो सब्सिडी के रूप में सबसे ज़्यादा जो आवंटन किया, किससे किया आवंटन, तो एक तो फूड है, दूसरा उर्वरक है और दूसरा क्या है, पेट्रोलियम है, तीसरे नंबर में ये रैंकिंग है, ठीक है। फूड से सबसे ज़्यादा, उसके बाद उर्वरक से, उसके बाद पेट्रोलियम से, फर्टिलाइजर के बाद है आपका पेट्रोलियम। राष्ट्रीय जो शिक्षा, ये महत्वपूर्ण है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए सरकार ने कितने करोड़ बजट आवंटन किया, तो 34,300 करोड़ रुपये बजट आवंटन किया है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए इस बजट में कितने हज़ार करोड़ आवंटन किया, तो 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया बजट 2021-22 में। इस बजट के अनुसार गगनयान मिशन के तहत भारत के कितने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में परीक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। तो कितने यात्री को दिया जा रहा है अंतरिक्ष यात्री, तो वो 4 है, ठीक है भाई। ये सब एकदम याद करके रखना, ये सब बहुत पेड क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में, जो भी कोई एग्जाम दोगे आप। बजट 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी आपकी V शेप की तरह वृद्धि अनुमानित की गई, जो इस बार जो वृद्धि होगी इस प्रकार से वृद्धि होगी, ठीक है, V शेप की वृद्धि होगी। बजट 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में V शेप की तरह की वृद्धि अनुमानित की गई, मतलब जो इकोनॉमी होगी, मतलब पहले तो गिरेगी बट फिर अपने ऊपर ग्राफ में चलेगी, V शेप यही होता है। हाइड्रोजन मिशन योजना क्या है, हाइड्रोजन मिशन योजना लॉन्च किया गया है 2021-22 के बजट में। इसका उद्देश्य क्या है, प्रदूषण कम करना है और स्वास्थ्य और हरित ऊर्जा को क्या करना, बढ़ावा देना है। 2021-22 का जो बजट है इसके अनुसार अगले 5 वर्षों, याद रखना ये कौन कितने वर्ष, अगले 5 वर्षों तक 4,000 करोड़ रुपए के डीप ओशियन मिशन की शुरुआत की है, मतलब गहरा सागर मिशन की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य क्या है, गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण के कार्यों को करना। तो कितने वर्षों के लिए, तो 5 वर्षों के लिए कितना करोड़ रुपए, 4,000 करोड़। और जो है आपका क्या है, डीप ओशन मिशन है, ये शुरुआत की जा रही है। डीप ओशन मिशन, गागर सागर मिशन का क्या उद्देश्य है, तो गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण के कार्यों को करना। कौन से क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। कितने नंबर ऑफ स्कूल बनाए जाएंगे एकलव्य स्कूल, तो 750 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे।
तमिलनाडु में, ये याद रखना आपको, तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीबिड पार्क लगाया जाएगा, ठीक है। तो कौन से राज्य में लगाया जाएगा, तो तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीबिड पार्क लगाया जाएगा। लद्दाख के लेह में, ये भी महत्वपूर्ण है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो अभी प्रेजेंटली 2020-21 में कौन से पूछ लिया जाएगा, तो लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख के लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे, कितने, 100 नए स्कूल बनाए जाएंगे, नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। 750 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे जनजातीय क्षेत्रों में। अब ये 3 डाटा घाटा लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको घाटा समझाया नहीं है इसलिए मैं आपको यहाँ पर रटा दे रहा हूँ। और डायरेक्ट ये फैक्ट आपको पूछेगा, देखिए राजस्व घाटा जो है जीडीपी का कितना परसेंट है, 5.1% अभी, ठीक है, 5.1% है। लेकिन यही पिछले साल अगर आपसे पूछेगा 2020-21 में कितना था जीडीपी का, तो जीडीपी का 7.5% है। करोड़ में आपको याद नहीं करना है, फैक्ट वो नहीं याद करना, आपको परसेंटेज याद रखना है। अभी प्रेजेंटली ये पूछेगा 2021-22 के बजट में जीडीपी का कितना है आपका राजस्व घाटा। अच्छा, राजस्व घाटा को इंग्लिश में हम कहते हैं रेवेन्यू डिफिशिट, ठीक है, रेवेन्यू डिफिशिट। ये प्राइमरी डिफिशिट हो गया, यानी कि प्राथमिक घाटा जो है आपका ये जो क्या है आपका प्राइमरी है ना जी, प्राइमरी डिफिशिट जो है वो जीडीपी का कितना है, 3.1%। और पहले कितना था प्राइमरी, पहले जो था आपका 5.9%, कब, 2020-21 का बजट में। और ये 2021-22 के बजट में 3.1% है। और अंतिम जो आपका जो घाटा है प्रभावी राजस्व घाटा, यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट जो है आपका जीडीपी का 4.1% है अभी प्रेजेंट 2021-22 के बजट में। बट यही आपके 2020-21 में कितना था, 6.3%, 6.3%। ये आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है आपका मेरा भाई, ये बजट पूरा कंप्लीट करा दिया मैंने। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। केवल एक चीज़ जो है मैं आपको नहीं समझा पाया, मतलब क्या टाइम का एक इशू आप मान लीजिए घाटा, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट अभी जो आपका वीडियो बन गया 1 घंटे 30 मिनट का, मतलब 90 मिनट मैंने आपका लिया है। और मतलब बहुत फ्रूटफुल वीडियो थी, काफ़ी अच्छा लगता है देखिए। और मैं इस घाटे को बता देता, लेकिन यही है कि सपोर्ट कुछ मिलता नहीं है मुझे, मतलब व्यू इतने कम, लोग ना, तो आप लोग समझ नहीं आता सपोर्ट आप लोग किसको करना, कहना मतलब करना किसको कहते हैं आप, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा अभी तक। बाकी देखिए ऐसा थोड़े है कि डिजिटल बोर्ड नहीं होने के कारण आपको कोई ऐसा कंटेंट में कमी मिल रही है, कंसेप्ट में कमी मिल रही है, कि कुछ चीज़ें रटाई चली जा रहा हूँ मैं, ऐसा तो हो नहीं रहा। फिर भी आप लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश जारी रख रहा हूँ। घाटा समझा दूंगा भाई, परेशान नहीं होना। एक बजट का मैं टॉपिक ही लाऊंगा, एक पूरे 2 से 3 घंटे का लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा आपका पूरा बजट, ठीक है मेरे भाई। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मतलब कि अब इस वीडियो को एंड करके आगे 5वां क्लास में हम लोग बात कर लेंगे। देखिए 5वें क्लास में हो सकता है मैं आपको बताऊंगा जो अभी जो हो सकता है इन्वायरमेंट से लेकर के मैं कुछ चीज़ें बता दूं, या साइंस टेक को लेकर करंट अफेयर करवा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए अगले वीडियो में लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।